हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए है वन शॉट सीरीज क्लासेज है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें अपन 1 से 2 क्लास के अंदर लगभग 3 घंटे की क्लास के अंदर है वो एक सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस है वो कवर करवा रहे हैं। तो इसका अगर अपन किसी दोस्त को पता नहीं है तो अपने दोस्तों के पास में है वो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। उसके अलावा अपन और भी क्लासेज है वो लेके आएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट अगली जो सब्जेक्ट की क्लासेज होने वाली है, जिसमें अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, उन सब के बारे में अपन वो भी चर्चा करेंगे। अपने है वो पहली क्लास प्लांट पैथोलॉजी की है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की है, वो अपलोड हो चुकी है। आज अपन लेके आ रहे हैं, बात करेंगे अपने एलपीएम सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? जो अपनी एलपीएम सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। और उसकी आज वो वन शॉर्ट क्लासेज है वो लेके आएंगे। उसके भी इसके क्लास के भी 2 पार्ट होंगे, एक 1.5 घंटे के अपन है वो लगभग 2 क्लास ले लेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर है वो अपन सामान्य जानकारी ले लेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर एनिमल जो ब्रीड्स है उनकी और डिजीज तथा उनमें जो वैक्सीनेशन होता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेज हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है वो होने वाली है। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का कहीं भी जो एग्जाम दे रहे हो उनके लिए बहुत ही शानदार क्लासेज है और रहने वाली है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लासेज का। और आज अपन पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। पहला अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन है वो पढ़ेंगे, शब्दावली है वो पढ़ेंगे। जो अपने एनिमल हस्बेंड्री के सब पढ़ेंगे तो उनमें बार बार जो शब्द आने वाले हैं उन टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन है वो बात करेंगे। पहला अपना है परिभाषा, डेफिनेशन के पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी कला जिसमें पशुओं के आवास, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, उसको अपन एनिमल हस्बेंड्री या अपन वो पशुपालन कहते हैं। पशुपालन विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री अपन जिसको बोलते हैं कि पशुपालन विज्ञान क्या है, तो पशुपालन विज्ञान पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी कला है। क्या है? एक पशुओं के पालन की प्रबंधन की कला है, या फिर अपन इसको साइंस भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत अपन पशुओं के आवास, पशुओं का आहार, प्रजनन और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक है वो अपन लाभ प्राप्त करते हैं। अपन है वो पहले यह टर्मिनोलॉजी देखते हैं, सिलेक्शन या चयन। सिलेक्शन या चयन क्या होता है कि किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तम व उच्च क्वालिटी के इच्छित गुणों वाले पशुओं को चुनकर अलग करना चयन कहलाता है। चयन क्या होता है? चयन होता है किसी झुंड में से उत्तम गुणों वाले पशुओं को चुनकर अलग करना। जो उत्तम गुणों वाले पशु होते हैं या जो इच्छित गुणों वाले पशु होते हैं उन पशुओं को चुनकर अलग करना ही क्या कहलाता है? चयन या सिलेक्शन कहलाता है। और दूसरा शब्द है कलिंग। दूसरा शब्द क्या है? कलिंग। तो कलिंग क्या होता है? पशुओं के झुंड में से बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। तो अपन को सिलेक्शन और कलिंग में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेक्शन होता है वो अच्छे गुणों वाले पशु होते हैं, इच्छित गुणों वाले पशुओं का चुनकर अलग करना हो गई सिलेक्शन कहलाता है, जबकि बीमार पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। उसके बाद में अगली अपनी आती है डॉकिंग। कौन सी स्टेज टर्मिनोलॉजी आती है? डॉकिंग। डॉकिंग की जाती है वो भेड़ के अंदर की जाती है कि 1 या 2 सप्ताह की उम्र में भेड़ व अन्य पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया है वो डॉकिंग कहलाती है। डॉकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? पूंछ काटने की क्रिया। जो भेड़ों के अंदर अपन पूंछ काटते हैं, नहीं, पूंछ काटने की क्रिया होती है वो क्या होती है? पूंछ काटने की क्रिया होती है, उसको अपन डॉकिंग कहते हैं। और ये डॉकिंग कब होती है? ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर करते हैं। कब करते हैं? डॉकिंग की क्रिया 1 से 2 सप्ताह के अंदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भेड़ को है वो परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़ को अपन है वो परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। परजीवियों का म्यूजियम यानी कि भेड़ के अंदर है वो सर्वाधिक परजीवी है वो पाए जाते हैं। तो उन परजीवियों को कम करने के लिए अपन है वो डॉकिंग की क्रिया करते हैं, पूंछ काटने की क्रिया को है वो करते हैं। कब करते हैं? 1 से 2 सप्ताह के अंदर है वो करते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं, अगली है फलसिंग। क्या है फलसिंग? फलसिंग का मतलब होता है फलसिंग का मतलब होता है फलसिंग का मतलब होता है गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार क्या कहलाता है? फलसिंग कहलाता है। फलसिंग क्या होता है? कोई भी गर्भित भेड़ है, क्या गर्भित भेड़ है
उस गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व अपन जो अतिरिक्त आहार दे रहे हैं, यहाँ जो सांद्रित आहार देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फल्सिंग बोलते हैं। अगला है डी बीकिंग। डी बीकिंग में होता है कि मुर्गियों की 1 माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया, जो मुर्गियों की चोंच होती है, उस मुर्गियों के चोंच काटने की जो क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मुर्गियों के अंदर चोंच काटने की क्रिया को अपन डी बीकिंग कहते हैं। और डी बीकिंग की मैं बात करूं तो ऊपरी चोंच काटते हैं वो 1/4 भाग में काटते हैं। कितने भाग में काटते हैं, मुर्गियों के अंदर जो ऊपरी चोंच काटते हैं स्टूडेंट्स वो 1/4 भाग काटते हैं। ऊपरी चोंच काटते हैं वो कितने भाग में काटते हैं, 1/4 भाग में काटते हैं। और जो निचली चोंच होती है वो है 1/8 भाग में काटते हैं। कितने भाग में काटते हैं, 1/8 भाग के अंदर है वो काटते हैं अपन। उसके अलावा मैं बात करूं जो चोंच काटने का यंत्र है वो क्या है, डी बीकर है। क्या है, चोंच काटने का जो यंत्र है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, डी बीकर। यह भी अपन को है वो ध्यान रखना कि मुर्गियों के अंदर चोंच काटने की क्रिया डी बीकिंग करती है। और चोंच क्यों काटी जाती है, कैनाबोलिज्म की प्रक्रिया से है वो क्या होती है, मुर्गियां आपस में लड़ जाती है, आपस में एक दूसरे से ठोकी जाती है। उस ठोकने से बचने के लिए, ज्यादा नुकसान नहीं हो इसलिए अपन है वो चोंच काटने की क्रिया करते हैं। अगला है डी वर्मिंग। डी वर्मिंग का मतलब होता है मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कर्मियों से मुक्त करना। मुर्गी या किसी भी पशु के अंदर जो कर्मी पाए जाते हैं उन कर्मियों को हटाने को क्या बोलते हैं, डी वर्मिंग कहते हैं। मुर्गियों के अंदर पहला डी वर्मिंग करते हैं वो 4.5 माह की उम्र में करते हैं। कब करते हैं, मुर्गियों के अंदर पहला जो डी वर्मिंग की क्रिया करते हैं वो 4.5 माह की उम्र में करते हैं। और दूसरी करते हैं वो 6 माह में करते हैं। कब करते हैं, 6 माह की उम्र में करते हैं। उसके बाद में अगली जो अपनी टर्मिनोलॉजी आती है स्टूडेंट्स वो आती है कैनाबोलिज्म। क्या आती है, कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म होता है मुर्गियों का एक दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल करना, कैनाबोलिज्म कहलाता है। कैनाबोलिज्म क्या होता है कि मुर्गियां होती है वो एक दूसरे को आपस में चोंच मारकर घायल कर देती है, इसको अपन कैनाबोलिज्म कहते हैं। इस कारण ही अपन मुर्गियों में डी बीकिंग करते हैं, मुर्गियों की चोंच को काटते हैं। और कैनाबोलिज्म क्यों आता है, क्योंकि NaCl की कमी के कारण। जब मुर्गियों के अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड या किसी लवण की कमी हो जाती है और लवण की कमी के कारण है मुर्गियों के अंदर क्या पाई जाती है, कैनाबोलिज्म की क्रिया पाई जाती है। अगला अपना आता है कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन या बंधियाकरण। क्या मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त करना क्या कहलाता है, बंधियाकरण कहलाता है। जो अपना मुर्गा होता है, इस मुर्गे की होती है जो प्रजनन क्षमता होती है, मुर्गे की प्रजनन क्षमता, मुर्गे की जो प्रजनन कैपेसिटी होती है, प्रजनन क्षमता को समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, कैपोनाइजेशन कहलाती है। और बंधियाकृत नर मुर्गा क्या कहलाता है, कैपेन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कैपेन कहलाता है। यह भी अपन को ध्यान रखना कि कैपेन क्या होता है, बंधियाकृत नर मुर्गा कैपेन कहलाता है। यहाँ पर है वो डेफिनेशन के अंदर है वो पूछ सकते हैं। और कोई भी है जो अपने मिड टर्म या फिर अपने जो न्यू टाइप होता है पेपर उनके अंदर है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला अपन बात करें कि जो कैपोनाइजेशन की क्रिया करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो कैपोनाइजेशन की क्रिया का उद्देश्य है अधिक मांस प्राप्त करना। क्या, अधिक मांस प्राप्त करना। और ये क्रिया 10 माह के मुर्गों में करते हैं। जो 10 मंथ के मुर्गे होते हैं ना, 10 मंथ के मुर्गों के अंदर है वो अपन कैपोनाइजेशन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, कैपोनाइजेशन, यानी कि बंधियाकरण करते हैं मुर्गों के अंदर, वो 10 माह की उम्र में करते हैं। और बंधियाकृत मुर्गा होता है वो क्या कहलाता है, बंधियाकृत मुर्गा है स्टूडेंट्स वो कैपेन कहलाता है। उसके बाद में मुर्गों को बंधियाकृत करने के लिए डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है कि मुर्गों के अंदर बंधियाकरण करने के लिए, किसके लिए, बंधियाकरण के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो मुर्गों के अंदर बंधियाकरण के लिए अपन डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग करते हैं। कौन सा हार्मोन है, डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग करते हैं। वेस्टोल हार्मोन, जो डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन है, इस डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग है अपन मुर्गों में कैपोनाइजेशन की प्रक्रिया के लिए करते हैं। अगला है डिसबडिंग या डी हॉर्निंग। डिसबडिंग या डी हॉर्निंग में बात करूं तो हॉर्न का मतलब होता है सींग, डी हॉर्निंग का मतलब हो गया सींगों को हटाना। पशुओं में सींगों को हटाना डी हॉर्निंग की क्रिया करते हैं। 7 से 15 दिन की आयु में करते हैं। कब करते हैं, 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन की आयु में पशुओं के अंदर अपन डी हॉर्निंग की क्रिया करते हैं। और क्यों करते हैं डी हॉर्निंग या डिसबडिंग की क्रिया, ताकि सींग कैंसर से बचाया जा सके। किसके लिए, सींग कैंसर होता है वो जानवरों के अंदर, वो सींग कैंसर से बचा जा सके। यहाँ पर जो जानवर आपस में लड़ाई करते हैं, ठोकीचते हैं आपस में, उससे भी है वो बचने के लिए। अगला है डाउन कवर। डाउन कवर होता है गर्भावस्था में बछड़ा देने के 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को डाउन कवर कहते हैं। जब पशु होता है वो गर्भावस्था में होता है, क्या, जब पशु है वो गर्भावस्था में होता है
तो गर्भावस्था में जब पशु बच्चा देता है, पशुओं के बच्चा देते हैं, पशुओं को बच्चा देने के 15 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व का जो अनुमानित समय होता है, पूर्व का अनुमानित समय, अनुमानित टाइम, पशुओं के गर्भ में, जब पशुओं में क्या होता है, गर्भावस्था में पशु होते हैं, तो बच्चे देने के जो 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय होता है, उसको अपन है वो डाउन कवर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अपन अगली डेफिनेशन के बारे में स्टूडेंट्स। अगली डेफिनेशन है स्टैंडिंग अप। क्या है? स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग अप है वो ब्याने वाले पशुओं की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाया पिलाया जाता है, उसको स्टमिंग अप कहते हैं। क्या है? स्टमिंग अप। स्टमिंग अप और फर्सिंग अलग है। फर्सिंग अपन है वो भेड़ के अंदर है वो ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व है वो सांद्रित आहार देती है, उसको अपन फर्सिंग अप बोलते हैं। यह है स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग अप में क्या होता है? स्टमिंग अप में क्या पशुओं को अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो अपन खिलाते पिलाते उसको स्टमिंग अप बोलते हैं। अगला है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है कि विभिन्न क्रियाओं जैसे दवाई देना, इंजेक्शन देना, खुर काटना, सींग काटने हेतु पशुओं को जमीन पर दाईं तरफ गिराया जाता है, उसको अपन है कास्टिंग कहते हैं। कास्टिंग की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, कास्टिंग क्या होता है? तो कास्टिंग होता है पशुओं को जमीन पर गिराना। पशुओं को कहाँ पर गिराना? जमीन पर गिराना। और पशुओं को जमीन पर किस दिशा में गिराते हैं? तो दाईं दिशा में गिराते हैं। किस दिशा में गिराते हैं? पशुओं को जमीन पर दाईं दिशा में गिराया जाता है, उसको अपन कास्टिंग बोलते हैं। और कास्टिंग की 2 विधियां, एक है रियूज विधि और एक है बुरलेज विधि। कौन सी विधि है? एक तो है रियूज विधि और दूसरी है कास्टिंग की, वो है बुरलेज विधि। बुरलेज विधि, बुरलेज विधि, यह भी अपन को ध्यान रखना। दोनों विधियों के अंदर है पशुओं को रस्सी वगैरह से बांध कर वो जमीन पर गिराया जाता है। अगला है बॉयलर। बॉयलर है मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां होती है, उसको बॉयलर कहते हैं। जो अपन मांस उत्पादन के लिए पालते हैं, मांस उत्पादन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए, मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पालते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं। उम्र 2 माह या 6 से 8 सप्ताह के होते हैं ब्रॉयलर। और रोस्टर होते हैं वो 9 से 12 सप्ताह के चूजे होते हैं। जो 9 से 12 सप्ताह के चूजे होते हैं उनको अपन रोस्टर बोलते हैं। लेयर से होता है, अंडे अपन जब रखते हैं मार्केट वगैरह में आपने देखे होंगे, अंडे रखे जाते हैं वो एक परत के अंदर रखे जाते हैं, लेयर के अंदर रखे जाते हैं। तो जो लेयर्स होती है ये अंडा हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां होती है। किसके हेतु? जो अंडे हेतु मुर्गियां पाली जाती है अंडों के लिए, उसको अपन लेयर्स बोलते हैं। और लेयर से 5 से 6 माह बाद में अंडा उत्पादन प्रारंभ करते हैं। 5 से 6 माह बाद में इनमें अंडा उत्पादन शुरू होता है लेयर्स के अंदर। और 72 सप्ताह बाद में, कितने सप्ताह बाद? जो 72 वीक होता है, 72 सप्ताह बाद में मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती है, जिसको अपन ब्रूडी हेन कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्रूडी हेन। ब्रूडी हेन। ब्रूडी हेन पूछे कि क्या होता है, तो कि मुर्गियां 5 से 6 माह बाद में अंडा देना प्रारंभ करती है और 72 सप्ताह बाद में, कितने 72 वीक बाद में अंडे देना बंद कर देती है, जिसको अपन ब्रूडी हेन के नाम से जानते हैं। अगला है ग्रोवर मैनेजमेंट। चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। जब चूजा 8 सप्ताह का हो जाता है, कितने सप्ताह का हो जाता है स्टूडेंट्स? जब चूजा 8 सप्ताह का हो जाता है, 8 सप्ताह की आयु से लेकर उत्पादन आयु तक के जो मैनेजमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रोवर मैनेजमेंट बोलते हैं। अगला है टीचर बुल। टीचर बुल होता है वो नसबंदीकृत नर सांड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसबंदीकृत जो नर सांड होता है उसको अपन टीचर बुल बोलते हैं। ये मादा पशुओं में मध्यकाल का पता लगाने हेतु करते हैं। जो मादा पशुओं का झुंड होता है उसके अंदर मध्यकाल का पता लगाने के लिए अपन नसबंदीकृत बुल का प्रयोग करते हैं, उसको अपन टीचर बुल कहते हैं। अगला है डम्ड पेल। जो दूध निकालने हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी होती है। ग्रूमिंग होता है वो पशुओं के बालों व त्वचा को ब्रश से साफ करने की क्रिया। जो पशुओं के बालों को अपन ब्रश से साफ करते हैं उसको खुरहरा या ग्रूमिंग के नाम से जानते हैं। रक्त संचार बढ़ता है, परजीवी संक्रमण से बचता है, स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। अगला है ग्रिट। मुर्गियों की पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए संगमर के छोटे छोटे वो टुकड़े हैं वो खिलाए जाते हैं, उनको अपन ग्रिट कहते हैं। क्या मुर्गियों में पाचन शक्ति बनाए रखने के लिए संगमरमर के जो संगमरमर होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं, उन संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपन वो ग्रिट कहते हैं। अगला है कैथीटर। पशुओं में पेशाब बाहर निकालने का यंत्र। पशुओं के अंदर पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र है वो क्या है? कैथीटर है। कौन सा यंत्र स्टूडेंट्स? कैथीटर। उसके बाद में अगला अपन बात करें,
अगला है मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन क्रिया साथ में की जाती क्रिया होती है वो भूमि को समतल करने का पशु चालित यंत्र है। पाटा है जुताई के बाद में पशुओं को भूमि को समतल करने के लिए है। नायला है बीज बुआई का यंत्र। रिच मेकर मेड़ व क्यारियां बनाने का यंत्र है। कल्पा खरपतवार निकालने का यंत्र। बुलक होता है वो बंधियाकृत नर पशु होता है। जो बंधियाकृत नर पशु होता है उसको तो अपन बुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बुलक। और जो नसबंदीकृत नर पशु होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टीजर बुल बोलते हैं। टीजर बुल का उपयोग है अपन अधिक मांस उत्पादन हेतु करते हैं। अब अपन बात करते हैं पशुओं में प्रजनन प्रबंधन की। किसकी बात करेंगे? प्रजनन प्रबंधन। प्रजनन प्रबंधन पशुओं के प्रजनन प्रबंधन की बात करें तो इसमें पहला आता है वो आता है मध्य चक्र या हीट साइकिल। क्या आता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेस साइकिल या अपन जिसको हीट साइकिल बोलते हैं। मध्य चक्र, हीट साइकिल। हीट साइकिल, जो हीट साइकिल होता है वो क्या होता है? दो मध्यकाल के बीच का समय जिसमें पशु के शरीर में शारीरिक क्रियात्मक घटनाक्रम होता है और पशु गर्भ धारण कर भोरण के लिए सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करता है। उसे अपन क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र क्या होता है? मध्य चक्र होता है वो दो मध्यकालों के बीच का समय होता है। क्या होता है? दो मध्यकाल के बीच का समय होता है जिसमें पशु के शरीर के अंदर क्या होती है? शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं होती है। पशु है गर्भ धारण करने के लिए है वो भ्रूण की सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करता है। और मध्य चक्र होता है वो सामान्यतः 21 दिन का होता है। कितना होता है? मध्य चक्र होता है स्टूडेंट्स वो सामान्यतः 21 दिन का होता है। सामान्य 21 दिन का होता है, लेकिन अलग अलग पशुओं के अंदर मध्य चक्र की जो स्टेज होती है वो अलग अलग होती है। पूर्व मध्यकाल की जो अवस्था होती है ये 4 होती है। पूर्व मध्यकाल 2 दिन का होता है। मध्यकाल होता है वो 1 दिन का होता है जिसमें निश्चेषित कराने का उपयुक्त समय है। उसके बाद में मस्टर्ड, फिर है डाई स्टर्ड। डाई स्टर्ड होता है 14 दिन का होता है, सबसे लंबी अवस्था होती है डाई स्टर्ड। फिर अगला आता है मध्यकाल या हीट पीरियड। क्या होता है? स्टर्ड पीरियड या मध्यकाल। मध्यकाल क्या होता है? वह अवस्था जिसमें मादा पशु समागम या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए इच्छुक होती है। जब मध्यकाल क्या होती है? वह अवस्था जिसमें मादा पशु समागम या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या संभोग की क्रिया के लिए वो इच्छुक होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मध्यकाल बोलते हैं। उसको हीट में आना, ताप में आना भी अपन है वो कहते हैं। उसके बाद में अगला है मध्यकाल की अवस्थाएं। मध्यकाल की भी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है। अगेती अवस्था, अगेती अवस्था होती है वो 0 से 8 घंटे की होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? अगेती अवस्था होती है वो 0 से 8 घंटे की होती है। दूसरी है मध्य या स्थिर अवस्था। कौन सी? मध्य या स्थिर अवस्था। मध्य या स्थिर अवस्था होती है ये 8 से 18 घंटा की होती है। कितनी होती है? 8 से 18 घंटे की होती है। और निषेचन पशुओं के लिए जो निषेचन कराते हैं, पशुओं में निषेचन कराने का उपयुक्त समय है या उपयुक्त जो अवस्था है ये मध्य या स्थिर अवस्था। फिर है पच्च अवस्था, 18 से 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 18 से 24 घंटे की होती है। अब अपन बात करते हैं मध्यकाल के लक्षण। पशुओं के अंदर जो मध्यकाल होते हैं उसके कौन कौन से लक्षण है? पशुओं के अंदर मध्यकाल के लक्षणों की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो पशु का है जो मध्यकाल के लक्षणों में है, जो पशु है वो बार बार है जो खाना पीना है वो बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पशुओं के मध्यकाल की मैं बात करूं तो पशु है वो बार बार है वो रंभाता है, पशु है वो खाना पीना कर देता है। उसके अलावा और अपन पशुओं के मध्यकाल की बात करें तो योनि का रंग है वो लाल हो जाता है और योनि से है वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। पशु है जो बछड़े को है वो दूध नहीं पिलानी है, पास में आने नहीं देती है। पशु है वो संभोग के लिए उत्तेजित हो जाती है। ये सभी है वो पशुओं के मध्यकाल के लक्षण है। उसके बाद में अगला आता है बहुमध्य चक्र। बहुमध्य चक्र या पॉलीस्ट्रेस की बात करें तो बहुमध्य चक्र होता है वो गाय, भैंस और बकरी में पाया जाता है। पॉलीस्ट्रेस की बात करें तो पॉलीस्ट्रेस किस में पाया जाता है? गाय, भैंस और बकरी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में आता है सीजनली स्ट्रेस या मौसमी मध्य चक्र। मौसमी मध्य चक्र की मैं बात करूं तो भेड़, ऊंट और बिल्ली में पाया जाता है। मौसमी मध्य चक्र या सीजनल स्ट्रेस किस में पाया जाता है? तो ये भेड़, ऊंट और बिल्ली के अंदर पाया जाता है। जबकि जो बहुमध्य चक्र या पॉली स्ट्रेस है ये गाय, भैंस और बकरी के अंदर पाया जाता है। वह पशु जो किसी विशेष मौसम में हीट दर्शाते हैं उसको अपन सीजनल स्ट्रेस बोलते हैं। अगला है वो मादा पशु जो हमेशा ताव व हीट में रहती है उसको अपन निम्फोफेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्फोफेनिक होती है। जो निम्फोफेनिक होती है वो हमेशा ही है जो मध्य के ताव में रहती है, ताव वो हीट के अंदर रहती है। और गाय में हीट आने पर वो अधिक सक्रिय हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन।
गाय के अंदर कौन सा हार्मोन हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मध्यकाल की अवस्था में अधिक सक्रिय हो जाता है। उसके बाद में है यौन आरंभ, यौन आरंभ या प्यूबरिटी। यौन आरंभ या प्यूबरिटी की अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो वह अवस्था जिसमें नर व मादा पशु प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं। यौन आरंभ या प्यूबरिटी की बात करें, क्या होता है कि वह अवस्था जिसके अंदर नर और मादा पशुओं के जो प्रजनन अंग है वो क्या हो जाते हैं, क्रियात्मक हो जाते हैं। मादा पशु में अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाता है और अंडाणु बनने की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। फिर है गर्भकाल, गेस्ट्रेशन पीरियड। गर्भकाल क्या होता है, किसी मादा पशु के ज्ञापहीन होने से बच्चा देने तक का समय। किसी भी मादा पशु के ज्ञापहीन होने से बच्चा देने तक का समय है उसको अपन क्या बोलते हैं, गेस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं या गर्भकाल बोलते हैं। फिर है साइलेंट हीट, जिसको अपन मूक मध्यकाल या छिपी हुई गर्मी या ऋतुकाल कहते हैं। साइलेंट हीट को क्या कहते हैं अपन, मूक मध्यकाल, छिपी हुई गर्मी या ऋतुकाल के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि मादा पशु मध्य के लक्षण है वो स्पष्ट प्रदर्शित नहीं करती है। मादा पशु है वो अपने मध्य के लक्षण है वो स्पष्ट प्रदर्शित नहीं करती है। मध्य रात्रि के समय लक्षण प्रकट करती है, जैसे भैंस हो गया। फिर अगला आता है दुग्ध काल। दुग्ध काल क्या होता है कि पशुओं के ब्याने से दूध सूखने का समय होता है वो दुग्ध काल होता है। क्या होता है, पशुओं के ब्याने से दूध सूखने का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, दुग्ध काल कहलाता है। दुग्ध काल के बाद में अपन बात करें तो अगला आता है ड्राई पीरियड या शुष्क काल। शुष्क काल क्या होती है कि वह अवधि जिसमें गाभिन और दुधारू पशु का दूध सुखा दिया जाता है, उसको अपन दूध सुखा दिया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दूध काल शुष्क काल बोलते हैं या ड्राई पीरियड बोलते हैं। ये उपयुक्त अवधि होती है 2 से 3 माह। कितनी होती है, पशुओं में ड्राई पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है वो 2 से 3 माह होती है। फिर दूध सुखाने की जो विधियां हैं, जैसे पूर्णतः दुग्ध दोहना बंद कर देना चाहिए, अपूर्ण दुग्ध दोहना चाहिए, अनियमित दुग्ध दोहना चाहिए। इस प्रकार से अपन धीरे धीरे पशुओं में दुग्ध सुखाना शुरू कर देते हैं। गाय और भैंस की जो फीमेल होती है उसको ईफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाय और भैंस की जो यंग फीमेल होती है उसको अपन ईफर बोलते हैं। गाय और भैंस का जो यंग मेल होता है ऊपर उसको अपन ईफर बुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईफर बुल। घोड़े में गुणसूत्र 64 होते हैं, सुअर में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। ये अपने सिलेबस में है सुअर के, सुअर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 38 होती है। अब अपन बात करते हैं पशुओं में प्रजनन की विधियां। किसकी बात करेंगे, पशुओं में प्रजनन की विधियों की अपन है वो बात करेंगे कि पशुओं में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं उनकी अपन है वो बात। प्राकृतिक प्रजनन विधि और दूसरी है कृत्रिम प्रजनन विधि, यानी कि प्राकृतिक रूप से पशुओं में प्रजनन करवाएंगे और कृत्रिम रूप से प्रजनन करवाएंगे। तो पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक प्रजनन विधि। प्राकृतिक प्रजनन विधि में नर व मादा आपस में समागम या संभोग की क्रिया करके है वो एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। नेचुरल जो प्रजनन की विधि है उसमें क्या करते हैं, नर और मादा आपस में है सेक्सुअल कांटेक्ट करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इस विधि से एक नर पशु द्वारा है वो 80 से 100 यानी कि 80 से 100 मादा पशु है एक वर्ष में प्रजनित करा सकता है। दूसरा है कृत्रिम प्रजनन विधि या आर्टिफिशियल जो प्रजनन विधि है उसकी अगर अपन बात करें तो इसमें है जो शुक्राणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आर्टिफिशियल विधि में क्या करते हैं, शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। और इसमें क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी नस्ल के सांडों की अनुपलब्धता पर उनके शुक्राणु का उपयोग कर निषेचन के लिए किया जाता है। जो उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी नस्ल के सांड है उनकी अगर अनुपलब्धता है, वो अपने यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनके जो शुक्राणु है उन शुक्राणुओं का उपयोग निषेचन के लिए करते हैं। फिर प्रशिक्षित सांडों के प्रयोग से जनानाओं से संबंधित जो बीमारियां होती है उनका कोई खतरा नहीं रहता है। दोषपूर्ण व विकलांग गायों में भी यह निषेचित किया जाता है। इस विधि से वो लगभग एक वर्ष के अंदर 1000 से 2000 मादा पशुओं को है वो अपन एक नर पशु के द्वारा प्रजनित करवा सकता है। इस विधि से गर्भधारण की संभावना है 65% से अधिक रह जाती है। और अपन बात करते हैं इसके बारे में। अब बढ़ते हैं अपन हिस्ट्री के बारे में। किसकी बात करेंगे, अपन हिस्ट्री की बात करेंगे कि आर्टिफिशियल जो अपना प्रजनन है, आर्टिफिशियल के प्रजनन या कृत्रिम प्रजनन के अंदर है इतिहास क्या है इसका, उसकी अपन बात करेंगे। तो IVRI जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। ये अपन को ध्यान रखना, IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इज्जत नगर में। फिर है वहां पर है जो सन
1388 में अरब सरदार द्वारा है घोड़ी पर है वो सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन का है वो प्रयोग किया गया। विश्व में सर्वप्रथम है वो 1980 के अंदर इटली के वैज्ञानिक ने कुतिया पर है वो प्रयोग किया था। भारत में सर्वप्रथम 1989 के अंदर है 1939 में है जो डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में है डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा प्रजनन है वो करवाया गया था। उसके बाद में अपन बात करें 1942 के अंदर, कब 1942 में डॉक्टर पी भट्टाचार्य द्वारा IVRI इज्जत नगर बरेली में है प्रयोग किया गया था। वो था गवर्नमेंट सेक्टर में पहला प्रयोग था। फिर 1943 में भैंस का बच्चा इलाहाबाद में यूपी में पैदा हुआ था। विश्व का पहला जो IVP है यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइज्ड पद्धति से भैंस का बछड़ा है वो प्रथम बछड़ा है वो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में पैदा हुआ था। उसके बाद में भारत में गिर गाय की पहली कॉलोनीकृत नस्ल गंगा जो NDRI करनाल से विकसित की गई है। भारत में गिर गाय की जो पहली कॉलोनी नस्ल गंगा है वो NDRI करनाल से विकसित की गई है। राजप्रथमा घोड़े की नस्ल है वो देश की प्रथम मारवाड़ी नस्ल की बछड़ी को राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर से है वो विकसित किया गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कृत्रिम प्रजनन के चरण। कृत्रिम प्रजनन के चरण की मैं बात करूं, इसके अपन आर्टिफिशियल जो अपन कृत्रिम प्रजनन करवाते हैं उसके कौन कौन से स्टेज है उनकी अगर अपन बात करें तो पहला है वीर्य एकत्रीकरण करना। क्या है? वीर्य को एकत्रित करना कृत्रिम योनि में किया जाता है। वीर्य का एकत्रीकरण है वो आर्टिफिशियल वेजाइना में किया जाता है। और कृत्रिम योनि को अपन वो 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री पर रखते हैं, 45 डिग्री के कोण पर है वो रख कर संग्रहित करते हैं। इसका आकार होता है वो 6.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 60 सेंटीमीटर के 6 सेंटीमीटर के समथिंग लंबाई क्या होता है। गाय में कृत्रिम योनि का तापमान है वो 41 डिग्री रखते हैं। कितना रखते हैं? गाय के अंदर 41 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और भैंस के अंदर है वो कृत्रिम योनि का तापमान अपन 39 डिग्री सेल्सियस है वो रखते हैं। फिर ये वीर्य संग्रहण की विधि क्या है? अगर इसकी मेथड की बात करें तो गाय व भैंस में उन विधियों और भेड़ व बकरी में है वो मसाज विधि से है वो वीर्य का संग्रहण करते हैं। वीर्य निस्तारण क्षमता की बात करूं तो गाय और भैंस में 8 ml होता है, भेड़ बकरी में 1 ml, सुअर के अंदर है वो लगभग 250 ml है वीर्य का निस्तारण होता है। सर्वाधिक होता है घोड़े के अंदर है वो लगभग 70 ml और कुत्ते की अगर अपन बात करें तो कुत्ते के अंदर लगभग 12 ml है वीर्य का निस्तारण होता है और मानव के अंदर लगभग 3.5 ml। एक नर पशु से एक सप्ताह में एक बार ही वीर्य का अपन है वो संग्रहण करते हैं और एक वर्ष में एक नर पशु से लगभग 52 बार है संग्रहण है वो किया जाता है। फिर दूसरा है वीर्य परीक्षण। वीर्य का अपन ने संग्रहण कर लिया है, अब अपन करेंगे वीर्य का परीक्षण। इसके लिए अपन विधि काम लेते हैं BBC टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं? BBC टेस्ट करते हैं। ब्रोमोमिथाइल ब्लू कास्टेलेज करते हैं। क्या करते हैं? ब्रोमोमिथाइल ब्लू कास्टेलेज जो है टेस्ट है वो करते हैं। इसमें वीर्य का पीएच और शुद्धता का पता लगाते हैं। जो BBC टेस्ट है, BBC टेस्ट में क्या करते हैं? वीर्य का पीएच और वीर्य की शुद्धता का है वो पता लगाते हैं। पीएच और प्योरिटी का है वो पता लगाया जाता है। वीर्य का पीएच बात करूं तो गाय का जो वीर्य का पीएच मान होता है वो 6.4 होता है और भैंस की बात करूं तो भैंस का वीर्य का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? भैंस का होता है वो 7.4 होता है। उसके बाद में अपन वीर्य के आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो वीर्य का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.035 होता है। कितना होता है? 1.035। वीर्य में जो गंध आती है वो एमीन्स के कारण आती है। किसके कारण आती है? वीर्य में गंध का कारण क्या है? वीर्य में गंध का कारण है एमीन्स के कारण आती है और एमीन्स का निर्माण होता है वो वर्षण के द्वारा होता है। और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला वीर्य कौन सा होता है? गाढ़ा क्रीमी वीर्य होता है। और जो अगर बहुत अच्छा वीर्य है तो पतला और क्रीमी वीर्य है। उसके बाद में अगर अपन बात करें वीर्य का पीला रंग, वीर्य का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वीर्य का पीला रंग होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। राइबोफ्लेविन के कारण होता है। अगला जो टेस्ट करते हैं वीर्य परीक्षण वो करते हैं MBR टेस्ट। कौन सा करते हैं? MBR टेस्ट, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं? मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं? मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। इससे शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं की संख्या
शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता का प्रयोग पता है, वो किससे लगाते हैं? मिथाइल ब्लू रिडक्टेज से लगाते हैं। संख्या वो गतिशीलता, गतिशीलता का पता है अपन मिथाइल ब्लू रिडक्टेज एंजाइम टेस्ट के द्वारा लगाते हैं। उसके बाद में है वीर्य का तनुकरण। तीसरा कौन सा है? वीर्य का तनुकरण। वीर्य के तनुकरण के लिए अपन है वो अंडे की जर्दी का प्रयोग करते हैं। अंडे की जर्दी तथा जो साइट्रिक एसिड है उसका प्रयोग है वो करते हैं। अंडे की जर्दी और साइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड और उसके अलावा जो एग योग कार्टिलेज होती है, अंडे की जर्दी होती है, उसका प्रयोग करते हैं। फिर है वीर्य का भंडारण। वीर्य का भंडारण अगर कमरे के तापमान पर करें तो गर्मी में रहता है 4 से 6 घंटे तक भंडारण, 4 से 6 घंटे तक। गर्मी में अगर अपन कमरे के ताप पर वीर्य का भंडारण करें तो 4 से 6 घंटे तक रहता है। सर्दियों के अंदर रहता है 10 से 12 घंटे तक। और 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर अपन वीर्य का भंडारण करें तो 3 से 4 दिन तक रखते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अगर वीर्य का भंडारण करें तो इसको अपन क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रायो प्रिजर्वेशन। जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में है किया जाता है। और जो यंत्र होता है वो होता है क्रायोजेन यंत्र। इसमें जो वीर्य होता है वो 10 से 15 वर्ष तक है वो भंडारण कर सकते हैं। उसके बाद में जमे हुए वीर्य को है अपन अनंत काल तक भंडारित कर सकते हैं। फिर है थाविंग। थाविंग या पिघलना। जो वीर्य होता है, ठंडा वीर्य होता है, उसको अपन गर्म करते हैं, थाविंग करते हैं। इसमें करते हैं 37 से 40 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 30 सेकंड के लिए रखा जाता है। इसमें अपन क्या करते हैं? थाविंग में वीर्य को है 37 से 40 डिग्री सेल्सियस पर है वो जो तापमान होता है उसके ऊपर है वीर्य को 30 डिग्री सेकंड तक रखा जाता है। कितने तक रखते हैं? 30 सेकंड तक है वीर्य को रखते हैं। फिर है वीर्य का सेचन। वीर्य का सेचन होता है, वीर्य की मात्रा सेचन में लेते हैं, वो लेते हैं 0.5 से 2 ml। कितना लेते हैं वीर्य सेचन के लिए? वीर्य की मात्रा अपन प्रयोग में लेते हैं, वो लेते हैं 0.5 से 2 ml। और गाय और भैंस में जो वीर्य का सेचन करते हैं वो अपन एक्टोवेजाइनल यंत्र से करते हैं। किससे करते हैं? एक्टोवेजाइनल। एक्टोवेजाइनल जो एक्टोवेजाइनल विधि है उसके द्वारा अपन गाय और भैंस में वीर्य का सेचन करते हैं। जबकि भेड़ और बकरी है, भेड़ और बकरी के अंदर अपन वेजाइनल स्पेकुलम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेजाइनल स्पेकुलम। स्पेकुलम कुलम का प्रयोग है वो अपन करते हैं। फिर है पशुओं में गर्भाधान का उपयुक्त समय। पशुओं में गर्भाधान का उपयुक्त समय की बात करूं तो पशुओं में मध आने के 12 घंटे के बाद में पशुओं को गर्भित कराना चाहिए। गाय के जननांग में अंडे की जीवित रहने की अवधि होती है वो 120 घंटे होती है। जो गाय का जननांग होते हैं उसके अंदर अंडे के जीवित रहने की अवधि कितनी होती है? 120 घंटे होती है। गाय के जननांग में शुक्राणुओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 24 से 30 घंटे होते हैं। गाय के जननांग के अंदर शुक्राणु है वो 24 से 30 घंटे तक जीवित रहते हैं। गाय के जननांग में शुक्राणुओं की विकास अवधि होती है वो 6 घंटे होती है। शुक्राणुओं की विकास अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 घंटे होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन गर्भाधान की जांच। पशुओं में गर्भाधान की जांच की। अगर अपन ने वो पशुओं में गर्भाधान करवाया है तो उस गर्भाधान हुआ है या नहीं हुआ है उसकी अपन जांच करते हैं। गाय और भैंस को ब्याने के 3 माह के अंदर है वो गर्भित करा देना चाहिए। और मादा पशुओं में गर्भाधान के लिए 18 से 21 दिन बाद में अपन वापस है मध में आती है। तब अगर मान लो मादा पशु है और 18 से 21 दिन में है वापस मध काल के अंदर नहीं आती है तो गर्भ ठहरने की संभावना रहती है। और गर्भाधान की जांच के लिए अपन रेक्टम पाल्पेशन विधि का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं रेक्टम पाल्पेशन मेथड। विधि का नाम क्या है? रेक्टम पाल्पेशन मेथड। पाल्पेशन मेथड। और ये कब करते हैं? 60 दिन पश्चात करते हैं। कब करते हैं? 60 दिन पश्चात है वो करते हैं। भ्रूण का विकास या गर्भाशय यूट्रस में होता है। कहाँ होता है? भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय या यूट्रस के अंदर है वो होता है। और प्रसव के पश्चात 6 से 8 घंटे के अंदर जहर या जो प्लेसेंटा होती है वो गिर जानी चाहिए। अब अपन बात करते हैं पशुओं में नसबंदीकरण या वसेक्टोमाइजेशन। वसेक्टोमाइजेशन में क्या करते हैं? नर पशु की शुक्राणुवाहिनी नलिका होती है उसको हटा देते हैं। क्या करते हैं? नर पशु होता है उसकी शुक्राणुवाहिनी नलिका को हटा देते हैं ताकि वो समागम के समय शुक्राणु रहित वीर्य स्खलित हो सके। मादा पशुओं में मध्यकाल की पहचान हेतु प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं अगर बंध्याकरण की,
कैस्टराइजेशन की बात करूं, बंध्याकरण क्या होता है? नर पशु की प्रजनन क्षमता समाप्त करना। नर पशु की जो प्रजनन क्षमता है उसको समाप्त करना बंध्याकरण कहलाता है, ताकि पशु अपने लैंगिक गुण है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं और अधिक मांस उत्पादन के लिए तथा कृषि कार्य हेतु अपन करते हैं बंध्याकरण। उसके बाद में बात करते हैं अपन बंध्याकरण की मेथड की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? बंध्याकरण के मेथड की। तो बंध्याकरण का मेथड है वो है, पहला है बारडीजो कास्ट्रेशन विधि। कौन सी है विधि? बारडीजो कास्ट्रेटेड विधि। इसमें रक्त रहित बंध्याकरण करते हैं। जो बारडीजो कास्ट्रेशन विधि होती है, बारडीजो कास्ट्रेटेड विधि, कास्ट्रेटेड विधि है, इसको अपन रक्त रहित विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त रहित विधि। रक्त रहित विधि भी है, अपन इसको बोलते हैं। ये गाय और भैंस में उपयोगी है। और बंध्याकृत नर पशु होता है उसको अपन बुलक कहते हैं, और इसके लिए उपयुक्त उम्र है वो है 8 से 10 सप्ताह। बंध्याकरण के लिए उपयुक्त उम्र क्या है? 8 से 10 सप्ताह है। दूसरी विधि है वो है इलास्ट्रेटर। कौन सी है स्टूडेंट्स? दूसरी विधि है वो है इलास्ट्रेटर, और इसको अपन रबर बैंड विधि भी कहते हैं। ये गाय और भेड़ और बकरी के अंदर उपयुक्त है। इलास्ट्रेटर विधि है जो, इलास्ट्रेटर विधि है जो भेड़ और बकरी के अंदर उपयुक्त है। किसके अंदर? भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी के अंदर है ये विधि उपयुक्त है। इसमें अधिक दर्द होता है, और इसमें जो भेड़ का बंध्याकृत नर है वो वीडर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? भेड़ का जो बंध्याकृत नर है वो वीडर कहलाता है, और जो बकरी का बंध्याकृत नर है वो बक कहलाता है। क्या कहलाता है? बक कहलाता है। और उपयुक्त उम्र है वो है 2 सप्ताह। फिर है सर्जिकल विधि या चीरा विधि। इसमें है वो सुअर में प्रचलित है। किसमें? सर्जिकल विधि है, ये सुअर के अंदर प्रचलित है। तो सुअर होता है इसके अंदर प्रचलित है, और 1 सप्ताह की उम्र में अपन है वो सर्जिकल। अगला अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स पशुओं में प्रजनन पद्धतियां। कि अब अपन देखने वाले हैं कि पशुओं के अंदर कौन कौन सी प्रजनन की पद्धतियां हैं। तो पशुओं के अंदर प्रजनन की 2 पद्धतियां हैं। एक है अंत प्रजनन जिसको अपन इनब्रीडिंग बोलते हैं, और स्टूडेंट्स दूसरी जो विधि है वो है बाह्य प्रजनन या आउटब्रीडिंग। तो पशुओं में प्रजनन की कितनी विधियां हैं? पशुओं में प्रजनन की जो पद्धतियां हैं या विधियां हैं 2 है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। कौन कौन सी है? एक तो है इनब्रीडिंग और दूसरी है स्टूडेंट आउटब्रीडिंग। कौन सी है? आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। अपन अब एक एक पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। पहली है अपनी अंत प्रजनन या इनब्रीडिंग। कौन सी है? पहले अपने इनब्रीडिंग है या अंत प्रजनन जिसको अपन बोलते हैं। अंत प्रजनन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो कि अंत प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन की इस पद्धति में 4 से 6 पीढ़ी तक संबंधित नर व मादा पशुओं का आपस में प्रजनन कराते हैं। इनब्रीडिंग या अंत प्रजनन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दो अपने 4 से 6 पीढ़ी के संबंधित नर और मादा होते हैं, उनके बीच में है वो अपन क्या कराते हैं? प्रजनन करवाते हैं। 4 से 6 पीढ़ी तक के बीच में नर और मादा के बीच में अपन प्रजनन करवाते हैं। और अंत प्रजनन की अलग अलग विधियां हैं। तो इसमें पहला है वो है सम प्रजनन या क्लोज ब्रीडिंग। सम प्रजनन या क्लोज ब्रीडिंग की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें प्रजनन नर व मादा को आपस में निकटतम संबंधी होते हैं। अंत प्रजनन की जो फर्स्ट विधि है अपने क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो नर और मादा होते हैं वे बिल्कुल ही निकटतम या निकटतम है वो संबंधी होते हैं। जैसे पशुओं में बात करें तो भाई का संबंध है वो बहन से अपन ब्रीडिंग करवाते हैं, पिता का पुत्री से, माता का पुत्र से। इस प्रकार से वो निकटतम संबंधियों के बीच में अपन प्रजनन करवाते हैं, तो उसको अपन क्लोज ब्रीडिंग बोलते हैं। दूसरा है लाइन ब्रीडिंग या जिसको अंतर्वंश प्रजनन या लाइन ब्रीडिंग बोलते हैं। अंतर्वंश प्रजनन या लाइन ब्रीडिंग के अंदर थोड़े दूर के संबंधों पर नर व मादा का आपस में संकरण करवाते हैं। क्या? जो लाइन ब्रीडिंग है, लाइन ब्रीडिंग में अपन थोड़े दूर के संबंधों के नर व मादा के बीच में अपन है वो प्रजनन करवाते हैं, संकरण करवाते हैं 3 से 5 पीढ़ी तक के। कितने? जो 3 से 5 पीढ़ी तक के नर और मादा होते हैं, इन 3 से 5 पीढ़ी के नर और मादा के बीच में अपन प्रजनन की प्रक्रिया को करवाते हैं, आपस में वो संकरण करवाते हैं या प्रजनन करवाते हैं। जैसे पोता का दादी से, दादा का पोती से, चचेरी बहन का चचेरी भाई से। इस प्रकार का जो प्रजनन होता है पशुओं के बीच में उसको अपन लाइन ब्रीडिंग बोलते हैं। उसके बाद में जो तीसरा है वो है, अब अपन बात करेंगे बही प्रजनन की। तो अंत प्रजनन की कितनी विधियां हो गई? अंत प्रजनन की 2 विधियां होती है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में निकटतम संबंधी जैसे भाई बहन, पिता पुत्री, इनके बीच में अपन है वो संकरण करवाते हैं या प्रजनन करवाते हैं। जबकि लाइन ब्रीडिंग में थोड़े दूर के जो संबंधी होते हैं उनके बीच में अपन प्रजनन की क्रिया करवाते हैं। उसके बाद में अपना दूसरा आता है बही प्रजनन। कौन सा आता है? बही प्रजनन या जिसको अपन आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। आउट ब्रीडिंग
आउट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, असंबंधित नर और मादा पशुओं का आपस में प्रजनन करवाते हैं। इन ब्रीडिंग के अंदर 4 से 6 पीढ़ी के बीच में जो संबंधित थे उनमें प्रजनन करवाते हैं। आउट ब्रीडिंग में अपन असंबंधित नर और मादा के बीच में वो प्रजनन करवाते हैं। जिनका 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होता है उनके बीच में अपन अगर प्रजनन करवाते हैं तो उसको अपन आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। आउट ब्रीडिंग का उद्देश्य है नवीन गुण वाले पशुओं को तैयार करना। जो नवीन गुण वाले पशु होते हैं, नवीन जो अच्छे नए गुणों वाले पशुओं को तैयार करने के लिए अपन कौन सी विधि अपनाते हैं, तो आउट ब्रीडिंग है वो अपनाते हैं। आउट ब्रीडिंग में पहली विधि है वो है आउट क्रॉसिंग। पहली विधि कौन सी है, आउट क्रॉसिंग या भिन्न संकरण। आउट क्रॉसिंग या भिन्न संकरण है। पहली कौन सी है विधि, पहली है आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग में पहली विधि है आउट क्रॉसिंग, या जिसको अपन भिन्न संकरण भी बोलते हैं। इसमें एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर व मादा के बीच में प्रजनन करवाते हैं। अगर एक ही नस्ल के पशु है, मान लो नागौरी नस्ल है, कौन सी नस्ल है, नागौरी नस्ल है। नागौरी नस्ल के नर और मादा को लेते हैं लेकिन इस बीच में कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि 4 से 6 पीढ़ी से अधिक के जो संबंधी होते हैं या कोई बीच में संबंधी नहीं होते हैं, नागौरी नर पशु और नागौरी मादा पशु उनके बीच में प्रजनन करवाते हैं। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में प्रजनन करवाते हैं। इनका उपयोग है गिरी हुई नस्ल में सुधार हेतु। अगर मान लो किसी नस्ल के गुण गिर जाते हैं तो उस नस्ल के गुणों में सुधार करने के लिए वो इस विधि का प्रजनन में अपन प्रयोग करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि गिरी हुई नस्ल में सुधार के लिए प्रजनन की कौन सी विधि अपनाते हैं, तो अपन आउट ब्रीडिंग की जो अपनी आउट क्रॉसिंग विधि है, मेथड है, उस विधि को अपन अपनाते हैं। उसके बाद में अगली है अपनी कर्मोन्नति या ग्रेडिंग अप। कौन सी विधि है, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप, जो ग्रेडिंग अप मेथड है स्टूडेंट, ग्रेडिंग अप मेथड में क्या होता है कि ग्रेडिंग अप मेथड में क्या करते हैं अपन की, इसमें जो शुद्ध नस्ल वाले सांड को अशुद्ध नस्ल की गाय के साथ में प्रजनन करवाते हैं। ग्रेडिंग अप में क्या करते हैं, शुद्ध नस्ल का जो सांड होता है, सांड होगा वो होगा शुद्ध नस्ल का अपन सांड लेंगे, उसका अपन प्रजनन है वो अशुद्ध नस्ल की मादा गाय के साथ में करवाते हैं। और उसमें है कि प्रथम पीढ़ी में 50% शुद्ध गुण तथा 6 से 7 पीढ़ी बाद में 99.9% है शुद्ध गुण आ जाते हैं। कोई भी मान लो शुद्ध गुण का नर पशु है और कोई अशुद्ध गुणों की मादा पशु है, अशुद्ध गुणों वाली नस्ल की मादा पशु है, उनके बीच में संकरण करवाते हैं। तो लगभग 6 से 7 पीढ़ी बाद में, कितना पीढ़ी, 6 से 7 पीढ़ी बाद में है वो गुण है उस मादा के अंदर है वो वापस आ जाते हैं। और इसका उद्देश्य होता है वो होता है नस्लों के अंदर सुधार करने के लिए। क्या है, कर्मोन्नति या ग्रेडिंग अप का जो उद्देश्य होता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध नस्ल तैयार करना। क्या होता है उद्देश्य, शुद्ध नस्ल तैयार करना। शुद्ध नस्ल तैयार करना, शुद्ध नस्ल तैयार करने के लिए अपन प्रजनन की कौन सी विधि प्रयोग में लेते हैं स्टूडेंट्स, शुद्ध नस्ल तैयार करने के लिए अपन ग्रेडिंग विधि है, ग्रेडिंग अप मेथड है। भाई जो आउट ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग की ग्रेडिंग अप मेथड है, उस ग्रेडिंग अप मेथड का प्रयोग अपन है शुद्ध नस्ल तैयार करने के लिए करते हैं। और अगर नस्ल में सुधार करना है, क्या करना है, अगर नस्ल में मान लो गिरी हुई है उसमें सुधार करना है तो उसके लिए अपन लेंगे आउट क्रॉसिंग मेथड का अपन प्रयोग करेंगे। तीसरी जो विधि आती है अपनी वो आती है परसंस्करण, या जिसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन या परसंस्करण होता है। हाइब्रिडाइजेशन या परसंस्करण में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जाति अथवा प्रजाति के मध्य संकरण करवाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो विभिन्न जाति होती है, भिन्न प्रकार की जाति और प्रजनन की प्रजाति के बीच में संकरण करवाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, भिन्न जाति व प्रजाति के मध्य अपन संकरण करवाते हैं। भिन्न जाति और प्रजाति के मध्य अपन संकरण करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या परसंस्करण बोलते हैं। क्यों क्या बोलते हैं, परसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसमें जाति अलग अलग जाति के पशु होंगे या भिन्न भिन्न प्रजाति के पशुओं के बीच में संकरण करवाते हैं। और परसंकरण से जो प्रजाति उत्पन्न होती है, संतति उत्पन्न होती है, वो हमेशा इनफर्टाइल होती है, नपुंसक होती है। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी वो संतति कैसे होगी स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी वो हमेशा इनफर्टाइल होगी। कैसे होगी स्टूडेंट्स, इनफर्टाइल होगी। यह अपन को ध्यान रखना है। जैसे इनमें अगर मान लो खच्चर की बात करें तो खच्चर क्या होता है, गधे और घोड़ी का संकरण होता है। क्या होता है, गधा नर होता है इसमें और घोड़ी मादा होती है, उनके बीच में अगर अपन संकरण करवाते हैं तो अपन को जो संतति प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। और जो संतति प्राप्त होती है खच्चर, ये हमेशा इनफर्टाइल होती है, यानी कि बोले तो
अउर्वर होती है। कैसी होती है? अउर्वर। यहाँ इनको अपन नपुंसक बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं? नपुंसक। नपुंसक होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? नपुंसक होती है। ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में हिरनी की बात करूं तो हिरनी गद्दी और घोड़े का संकरण होती है। किसकी होती है? गद्दी मादा और जो घोड़ा होता है उसके बीच का संकरण क्या हो गया? हिरनी हो गया। उसके बाद में अपन कैटला की बात करें तो कैटला अमेरिकन गाय और अमेरिकन भैंसा के बीच का संकरण है। क्या कैटला है वो अमेरिकन गाय और अमेरिकन भैंसा के बीच का संकरण है। उसके बाद में अपन बात करें स्टूडेंट्स जेब्रोइड की। किसकी बात करें स्टूडेंट्स? अगर अपन जेब्रोइड की बात करें तो जेब्रोइड होता है वो जेब्रा और घोड़ा का संकरण होता है। जौंकी की बात करें स्टूडेंट्स तो जौंकी जेब्रा और गधा का संकरण होता है। हिसारडेल भेड़ होती है उसकी अगर अपन बात करें तो मेरिनो भेड़ और बीकानेरी भेड़ से संकरण से कौन सी भेड़ बनाई जाती है? हिसारडेल भेड़ बनाई जाती है। और जो कामा होता है वो ऊंट और लामा का क्या होता है? प्रसंस्करण या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये हो गई अपने प्रजनन की पद्धतियां। और अपनी लास्ट पद्धति है वो है संकरण। कौन सी है? संकरण है। संकरण में क्या करते हैं? नर और मादा अलग अलग नस्ल के होते हैं। क्या करते हैं? संकरण के अंदर नर और मादा होते हैं वो अलग नस्ल के होते हैं। इनमें नस्ल क्या होती है? अलग होती है, अलग नस्ल। जब अपन अलग नस्ल के पशुओं के बीच में संकरण करवाते हैं तो उसको अपन संकरण बोलते हैं। नर और मादा के बीच में करवाते हैं। जैसे ब्राउन सिंधी नस्ल है ये ब्राउन स्विस और रेड सिंधी के संकरण से तैयार की गई है। जो ब्राउन सिंधी है ये किसके संकरण से तैयार की गई है? तो ब्राउन स्विस और रेड सिंधी के संकरण से है ये तैयार की गई है। संकरण के प्रकार। अब संकरण है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट्स? संकरण है वो 4 प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके अपन बात करने वाले हैं। जो पहला संकरण का प्रकार है वो है क्रिस या क्रॉसिंग या जिसको अपन रोटेशनल या अल्टरनेट क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या क्रिस क्रॉसिंग रोटेशनल या अल्टरनेट क्रॉसिंग होता है वो होता है अपने संकरण का पहला प्रकार। इसमें क्या होते हैं? 2 विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर मादाओं का प्रजनन एकांतर रूप से करवाते हैं। इसमें अल्टरनेटिव में क्या करते हैं अपन? एकांतर रूप से अल्टरनेट रूप से है शुद्ध नस्लों के नर और मादा के बीच में वो संकरण करवाते हैं। उसके बाद में अगला है त्रिसंकर या ट्रिपल क्रॉसिंग। ट्रिपल क्रॉसिंग में क्या करवाते हैं अपन? इसमें एक या साथ में ही है जो एक साथ 3 या 3 से अधिक विभिन्न शुद्ध नस्लों के नर और मादाओं का आपस में प्रजनन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? त्रिसंकरण में अपन एक साथ में शुद्ध नस्लों के 3 या 3 से अधिक मादाओं का नर और मादाओं का आपस में संकरण करवाते हैं। अगला है टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग में मादा अपनी ही वंशावली की अंतिम प्रजनन करवाते हैं। क्या इसमें मादा से है वो अपनी ही वंशावली का जो मादा होती है उसमें अपनी ही वंशावली का जो अंतिम टॉप स्थान पर जो प्रजनक होता है उसके साथ में वो अपन प्रजनन करवाते हैं। अगला है अपना बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग में 2 नस्लों के शुद्ध नर और मादा का आपस में संकरण करवाते हैं। इस नस्ल के बाद में जो संतति उत्पन्न होती है उसका संकरण पुनः शुद्ध पैतृक से करवाते हैं। बैक क्रॉसिंग में क्या करते हैं? 2 नस्लों के शुद्ध नर और मादा का आपस में संकरण करवाते हैं और संकरण के बाद में जो अपन को संतति प्राप्त होती है उस संतति का अपन पुनः वापस पैतृक से वो संकलन करवाते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बैक क्रॉसिंग कहते हैं। ये अपने प्रजनन की पद्धतियां हो गई। अब अगला अपना है पशुओं में नर जननांगों की जानकारी। किसकी? पशुओं के अंदर जो जननांग होते हैं उन जननांगों की अपन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अपन बात करेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर प्रजनन तंत्र। नर जनन की मैं बात करूं तो नर का प्रमुख प्रजनन हार्मोन कौन सा है? नर का प्रमुख प्रजनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ये अपन को ध्यान रखना है। नर का प्रमुख प्रजनन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। और नर का जो प्राथमिक अंग होता है, प्राथमिक अंग कौन सा है? वर्षण है। कौन सा है अंग? वर्षण। ये ध्यान रखना। नर का जो प्राथमिक अंग होता है वो वर्षण होता है और नर का जो द्वितीय अंग होता है वो होता है अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शीशन। नर के द्वितीय अंग में अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय और शीशन है वो होते हैं। उसके बाद में अपन सहायक लैंगिक अंगों की बात करें तो शुक्राशय, पुरुष ग्रंथि और कंद मूलीपत ग्रंथि होती है। क्या होती है? शुक्राशय, पुरुष ग्रंथि और कंद मूलीपत ग्रंथि होती है। ये अपने इसके सहायक लैंगिक ग्रंथियां होती है। अब बात करें अपन मादा जनन अंग की तो मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है वो अंडाशय होता है। कौन सा होता है? मादा का जो प्राइमरी अंग होता है, रिप्रोडक्टिव अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है अंडाशय। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? अंडाशय होता है। और द्वितीय अंग की बात करें तो इसमें डिम्ड वाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा, योनि और भग होता है। क्या होता है? डिम्ड वाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा, वेजाइनल और वाल्व है। ये द्वितीय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं।
उसके बाद में अपन एक एक अंग की बात करते हैं। पहला पढ़ेंगे अपन अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? मादा का मुख्य जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग होता है। अंडाशय होता है, ये मादा का जनन अंग होता है, मुख्य अंग होता है। अंडे या डिम्ड वाहिनी का निर्माण अंडे या डिम्ड का निर्माण करते हैं। जो अंडाशय होता है ये किसका निर्माण करता है? जो अंडा या अंडा होता है या डिम्ड होता है उसका है वो निर्माण करता है। परिपक्व डिम्ड के बाहर निकलने की क्रिया को डिम्बाणुसरण कहते हैं। जो परिपक्व डिम्ड होता है उसके बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? डिम्बाणुसरण कहते हैं। प्रजनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। जो मादा प्रजनन हार्मोन होते हैं, नर प्रजनन हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन हो गया, और जो मादा प्रजनन हार्मोन होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरोन और क्या होते हैं? वो एस्ट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रोजन होते हैं। जो मादा प्रजनन अंग होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड अंग डिम्ड वाहिनी, यहाँ जिसको अपन ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट या डिम्ड वाहिनी की मैं बात करूं तो ये अंडाशय और गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य करती है। जो डिम्ड वाहिनी होती है, ओविडक्ट होती है, ये अंडाशय और गर्भाशय के बीच में है वो संपर्क का कार्य करती है। अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है वो निषेचन पुटक नलिका या डिम्ड वाहिनी में होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। जो नर का शुक्राणु और मादा का जो अंडाणु होता है उनके बीच में जो सलेन होता है वो सलेन क्या होता है? ओविडक्ट के अंदर होता है। अब अगला बात करते हैं अपन गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होती है? गर्भाशय ग्रंथियां होती है। गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियां होती है जिनसे गर्भाशय दुग्ध निकलता है और जो भ्रूण को पोषण के लिए उत्तरदायी होता है, और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में अपन को ध्यान रखना है कि गर्भाशय से गर्भाशय ग्रंथियां निकलती है, और जो है गर्भाशय दुग्ध या जो यूट्रस मिल्क होता है उसका स्त्राव करती है। ये यूट्रस मिल्क है वो भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक होता है, और भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है। अगला अपन बात करते हैं गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा गर्भाशय और योनि के मध्य स्थित होती है। जो गर्भाशय गिरवा होती है ये गर्भाशय और वेजाइना के बीच में है वो स्थित होती है। इसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। गिरवा की लंबाई होती है 4 इंच होती है, वैसे होता है वो इसका 1 इंच होता है। जो गर्भाशय गिरवा होती है ये गर्भाशय और योनि के बीच में स्थित होती है, और जो शुक्राणु होते हैं शुक्राणु को गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। इसकी लंबाई 4 इंच होती है, और जो व्यास होता है, मोटाई होती है वो 1 इंच होती है। अगला अंग है जो अपना है वेजाइना। वेजाइना गर्भाशय और भाग को जोड़ने का कार्य करती है, और वीर्य का सेचन होता है वो इसी वेजाइना भाग में होता है। तो अपन ने वो नर जननांग और मादा जननांग के जो प्रमुख अंग है उनके बारे में बात कर ली। पशुओं में जो प्रजनन की विधियां है उनकी बात कर ली। प्रजनन की कौन कौन सी तकनीक है वो अपन ने बात कर ली। कल पिछले थोड़ी देर पहले अपन ने बात कर ली कि कृत्रिम और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और जो नेचुरल रिप्रोडक्शन करते हैं अपन उनको बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। कृत्रिम प्रजनन विधि और प्राकृतिक प्रजनन विधियों के बारे में पढ़ लिया। तो अपने पशुओं में प्रजनन है वो यही समाप्त होता है। उसके बाद में कुछ जो मध्य चक्र मध्य काल से संबंधित जो सारणी है इंपॉर्टेंट वो अपन ने लेके आए हैं, ये भी अपन को याद रखना जरूरी है। जो गाय होती है अपनी गौ गाय होती है, जो देसी गाय होती है उनकी यौनारंभ अवस्था होती है वो 24 माह होती है। कितनी होती है? 24 माह होती है। ये अपन को ध्यान रखना है। जो देसी गाय की यौनारंभ होती है वो 24 माह होती है, और जो मध्य काल प्रथम प्रजनन काल होता है वो 37 से 40 दिन का माह का होता है। कितना होता है? 36 से 40 माह का होता है। इसमें मध्य काल होता है वो 18 घंटे का होता है। देसी गाय के अंदर मध्य काल कितने घंटे का होता है स्टूडेंट्स? देसी गाय के अंदर मध्य काल होता है वो 18 घंटा का होता है, और जो मध्य चक्र होता है वो 21 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? मध्य चक्र 21 दिन का होता है। और गाय के अंदर जो गर्भ काल होता है वो 280 से 285 दिन होता है। कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? 280 से 285 दिन का होता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि जो अपनी देसी गाय होती है, देसी नस्ल की गाय होती है, उनके यौनारंभ होता है वो 24 माह में शुरू होता है, और 37 से 40 माह के अंदर है वो प्रथम प्रजनन आयु होती है। उनके अंदर मध्य काल 18 घंटे का होता है, मध्य चक्र 21 दिन का होता है, और गर्भ काल 280 से 285 दिन का होता है। उसके बाद में अगला है विदेशी गाय। अगर मैं विदेशी गाय की बात करूं स्टूडेंट्स, विदेशी गाय 18 माह में यौनारंभ आ जाता है। विदेशी गायों के अंदर यौनारंभ अधिक जल्दी आता है, और 24 से 30 माह के अंदर है वो प्रथम प्रजनन आयु हो जाती है। मध्य काल 10 से 24 घंटे का होता है। मध्यकाल स्टेज होती है वो अधिक होती है इनके अंदर। मध्य चक्र 21 दिन का होता है, और गर्भ काल दोनों में सेम ही होता है, 280 से 285 दिन। अब अपन बात करते हैं भैंस की, बफेलो की।
भैंस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो भैंस में यौनारंभ 30 माह में होता है। कब होता है? 30 माह के अंदर। और भैंस की प्रथम प्रजनन आयु होती है वो होती है 36 से 42 माह, 37 से 42 माह की होती है। और मध्यकाल 12 से 37 घंटे का होता है। मध्य चक्र 21 दिन का ही होता है। और गर्भकाल होती है भैंस के अंदर 305 से 310 दिन का होता है। कितना होता है? 305 से 310 दिन। 305 से 310 दिन का होता है। गाय के अंदर 280 से 285 दिन का होता है। अगला है अपना भेड़। भेड़ के अंदर यौनारंभ 10 माह में होता है। अगर यौनारंभ याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, यौनारंभ याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मध्यकाल, मध्य चक्र और गर्भकाल, इन तीनों को अपन को याद रखना जरूरी है। भेड़ के अंदर जो मध्यकाल होता है वो होता है 24 से 37 घंटे का, यानी कि 1 से 1.5 दिन का होता है। कितना होता है? भेड़ के अंदर मध्यकाल 1 से 1.5 दिन का होता है। मध्य चक्र होता है भेड़ के अंदर 16 दिन का। कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? 16 दिन का होता है। और भेड़ के अंदर है वो गर्भकाल होता है लगभग 147 डेज का। कितना होता है स्टूडेंट्स? 147 टू 148 दिन 8 डेज का होता है, यानी कि 147 से 148 दिन का है वो भेड़ के अंदर गर्भकाल होता है। फिर आता है अपने बकरी। बकरी के अंदर 18 माह में यौनारंभ हो जाता है। 15 से 19 माह में प्रथम प्रजनन आयु होती है। 1 से 2 दिन का है वो मध्यकाल रहता है। 24 से 48 घंटे का मध्य चक्र होता है। 21 दिन का अपन को ध्यान रखना है। और लगभग है 150 दिन, 150 से 151 दिन का है वो क्या होता है? इसके अंदर गर्भकाल होता है। ऊंट की बात करें, ऊंट अपने सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद में सुअर की बात करें स्टूडेंट्स, तो सुअर के अंदर है वो 10 से 16 माह में वो प्रथम प्रजनन आयु होती है। और 6 से 12 माह में ये यौनारंभ आती है, यानी कि इनके जो द्वितीय लैंगिक अंग है ये परिपक्व हो जाते हैं। इनके अंदर मध्यकाल 2 से 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? सुअर के अंदर मध्यकाल 2 से 3 दिन का होता है। और मध्य चक्र 21 दिन का होता है। गर्भकाल होता है 125 डेज का। 125 डेज, 125 दिन का सुअर के अंदर गर्भकाल होता है। सुअर के बाद में अपना आता है घोड़ा। घोड़ा अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन अपन देख लेते हैं। 4 से 5 दिन का मध्यकाल, 21 दिन का मध्य चक्र और 340 दिन का है वो गर्भकाल रहता है। तो अगर अपन मध्य चक्र की बात करें तो गाय भैंस, उसके बाद में अपन बकरी की बात करें, गाय भैंस बकरी और जो सुअर होता है इनके अंदर है वो 21 दिन का होता है मध्य चक्र। ये अपने सारणी है वो आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट सारणी है। यहाँ से न्यू टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में ये भी सारणी है वो इम्पोर्टेंट है कि जो गाय का कुल होता है वो बोविडी होता है। गाय का कुल क्या होता है? बोविडी होता है। गाय का नर पशु होता है उसको अपन बुल बोलते हैं। और गाय के मादा पशु को काऊ बोलते हैं। गाय का जो नवजात होता है उसको अपन काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गाय का जो नवजात बछड़ा होता है उसको अपन काफ बोलते हैं। और अपना चैप्टर में भी है काफ का अपन प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। भैंस की बात करूं तो भैंस का कुल बोविडी है। भैंस में नर पशु को अपन बफेलो बुल बोलते हैं और मादा पशु को बफेलो काऊ, और जो नवजात होता है उसको अपन बफेलो काफ बोलते हैं। गाय का याद रख लो और बफेलो, गाय भैंस का पूछे तो आगे बफेलो लगा दो। भेड़ की बात करूं तो भेड़ का कुल होता है बोविडी। गाय भैंस भेड़ बकरी का कुल होता है वो बोविडी होता है। भेड़ का नर पशु होता है उसको अपन रेम या मेंढा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गांव में बोलते हैं मेंढवायो। तो गांव के अंदर जो मेंढा बोलते हैं घेटा बोलते हैं, घेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेटा। घेटा हो गया, मेंढा हो गया, रेम हो गया, ये उसके नर पशु को बोलते हैं अपन। छोटे को बोलते हैं घेटिया। और जो मादा पशु होती है इसको इव या डैम बोलते हैं। जो भेड़ होती है मादा पशु उसको इव या डैम बोलते हैं। जो छोटा नवजात होता है घेटिया या घेटी उसको लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लैम्ब बोलते हैं। बकरी की मैं बात करूं तो बकरी का कुल बोविडी होता है। बकरी का जो नर होता है उसको बक या बिली बोलते हैं। मादा को डोई या गोट नैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोई, गोट या नैनी। जो नवजात होता है छोटा उसको किड बोलते हैं। कुक्कुट की मैं बात करूं मुर्गी की तो मुर्गी का कुल गैरचिडी होता है या गैरचिडी या फैसियोलिडी होता है। नर मुर्गा होगा उसको अपन कॉक या रोस्टर बोलेंगे और मादा को हैन या पुलेट बोलेंगे। जो नवजात होता है मुर्गी के उसको अपन चिक बोलेंगे। ऊंट अपने है नहीं। सुअर का कुल होता है सुएडी। कौन सा होता है? सुएडी। ये अपन को ध्यान रखना है। सुअर का कुल होता है सुएडी होता है। सुअर का जो नर पशु होता है उसको अपन बोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हुल्ड है सुअरडे को अपन बोअर बोलते हैं। और जो सुअरडी होती है मादा पशु होती है उसको अपन सा बोलते हैं। और जो छोटो सुअरियो है बिना आप गिल्ट कया करो। कहीं कया करो स्टूडेंट्स? गिल्ट कया करो। जो छोटो सुअरियो है बिना आप गिल्ट कया करो, मादा ने सा कया करो। और जो नर मोटो सुअर हो बिना आप बोअर कया करो। उसके बाद में अपन बात करें
गाय के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो सर्विंग होती है। गाय के अंदर निषेचन की क्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स? सर्विंग होती है। और गाय के ब्याने की क्रिया काविंग होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? गाय के ब्याने की क्रिया होती है वो काविंग होती है। गाय के निषेचन की क्रिया होती है वो स्टूडेंट्स सर्विंग होती है। उसके बाद में अपन बात करें भैंस की, तो भैंस में निषेचन सर्विंग हो गया और भैंस के ब्याने की क्रिया काविंग हो गई। गाय और भैंस के समूह को हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हर्ड। हर्ड या टोला भी अपन बोल सकते हैं। अपन को गायों को टोलो चाहिए तो गाँव में क्या करें? टोलो हर्ड वो होता है। भेड़ की बात करूं तो भेड़ में निषेचन की क्रिया टपिंग है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। भेड़ में निषेचन की क्रिया क्या? टपिंग है। भेड़ में ब्याने की क्रिया लैम्बिंग है। और जो भेड़ का नवजात होता है उसको अपन लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? भेड़ के नवजात को लैम्ब बोलते हैं। तो लैम्ब से ही लैम्ब को जो ब्यान पैदा होता है उसको अपन लैम्बिंग बोलते हैं। और जो समूह होता है उसको फ्लो क्या हर्टल के नाम से जानते हैं। बकरी, बकरी में निषेचन की क्रिया सर्विंग होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? बकरी में निषेचन की क्रिया सर्विंग होती है। और बकरी में ब्याने की क्रिया किडिंग होती है। किड होता है जो नवजात, तो ब्याने की क्रिया किडिंग। मुर्गी के अंदर निषेचन क्रिया सर्विंग होती है और इसमें ब्याने की क्रिया लेइंग या हैचिंग होती है। उसके बाद में सुअर में बात करें तो सुअर में निषेचन की क्रिया कपलिंग होती है। क्वेश्चन आ सकता है सुअर का कि सुअर में निषेचन की क्रिया क्या होती है? तो सुअर में निषेचन की क्रिया होती है वो कपलिंग होती है। ब्याने की क्रिया फरोइंग होती है। इसको अपन समूह को, सुअर के समूह को ड्रूप बोलते हैं। ये अपना हो गया। अब अपन बात करते हैं, जो अपन नवजात बात कर रहे थे, काफ के बारे में बात कर रहे थे कि काफ का प्रबंधन है वो किस प्रकार से करेंगे, वो अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे काफ के प्रबंधन के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ काफ की अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अपन है जो जब गाय के अंदर नीचे वो क्या होता है कि गाय ब्याह जाती है तो ब्याहने के बाद में जो काफ होता है उसका अपन मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे वो अपन है चर्चा करने वाले हैं। तो बछड़े को जन्म के पश्चात उसके नाक और मुंह से झिल्ली हटा देनी चाहिए। जो जन्म के बाद में नाक और मुंह पर झिल्ली होती है उसको हटा देनी चाहिए। बछड़े के जो पेट से नाल होती है, जो नेवल कार्ड होती है, नेवल कार्ड होती है उसको 1 से 2 इंच छोड़कर है वो बांध देते हैं। क्या करते हैं? जो पेट से दूर 1 से 2 इंच जो है नेवल कार्ड को अपन बांध देते हैं। और जो बंद होता है उससे आधा इंच दूर है नीचे से अपन को टीचर आयोडीन से उपचारित करके उसको काट देना चाहिए। ये अपन को ध्यान रखना। जो नेवल कार्ड होता है बछड़े का, उस बछड़े के नेवल कार्ड को बछड़े से 1 से 2 इंच सेंटीमीटर 1 से 2 इंच है वो दूर से बांध देना चाहिए। और जो कट होता है कट के नीचे से आधा इंच नीचे से अपन को है उसको टीचर आयोडीन से उपचारित करके कट लगा देना चाहिए या काट देना चाहिए। उसके बाद में बछड़े का भोजन, जो 1 से 2 घंटे के पश्चात उसको खीस पिलाना चाहिए। जो बछड़ा होता है बछड़े को जन्म के 1 से 2 घंटे पश्चात उसको खीस पिलाना चाहिए। खीस होता है वो इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो जन्म के 3 से 4 दिन तक खीस है वो पिलाना चाहिए। बछड़े को है वो 1 से 2 घंटे पश्चात खीस पिलाना चाहिए और जन्म से 3 से 4 दिन तक लगातार है वो 3 से 4 दिन तक है वो खीस पिलाना चाहिए। नवजात बछड़े को उसके शरीर भार का 1/10 भाग खींच पिलाना चाहिए। क्या नवजात बछड़ा होता है उसको शरीर भार का 1/10 भाग है वो खीस पिलाना चाहिए। अगर मान लो 10 किलो का बछड़ा है तो उसको 1 किलो खीस 1 किलो तो मिनिमम खीस है वो पिलाना ही चाहिए। बछड़े को 2 माह की उम्र तक मिल्क रिप्लेसर या प्रतिस्थापक देना चाहिए। क्या जब तक 2 माह का बच्चा होता है तब तक उसको मिल्क रिप्लेसर देना चाहिए। क्या देना चाहिए स्टूडेंट्स? मिल्क रिप्लेसर, या जिसको अपन प्रतिस्थापक बोलते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट के रूप में उसको है मिल्क सब्स्टिट्यूट देना चाहिए। ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें तो बछड़े को 4 माह की उम्र तक का स्टार्टर देना चाहिए। जो बछड़ा 4 माह का हो जाता है तो 4 माह की उम्र तक उसको एक काफ स्टार्टर देना चाहिए। और खीस नवजात बछड़े का मुख्य भोजन होता है जिसमें रेचक या दस्तावर का गुण होता है। किसका गुण होता है? खीस के अंदर रेचक का गुण होता है, ताकि जो बच्चे का जब माँ के गर्भाशय के अंदर था बच्चा तो गर्भाशय के अंदर जो उसके विष्ठा वगैरह थी वो है जब गर्भाशय के अंदर है वो जम था तब उसके पेट के अंदर है वो जम जाती है। तो खींच पिलाने से खींच क्या होता है? विरेचक का गुण होता है खींच के अंदर, तो वो विष्ठा वगैरह सब बाहर आ जाती है। और बछड़े की जो पहली विष्ठा या गोबर होती है उसको मैकोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स?
जो बछड़े की पहली विष्ठा होती है उसको अपन मेकोनियम कहते हैं। ये ध्यान रखना, मेकोनियम क्या होता है, बछड़े की पहली विष्ठा को अपन मेकोनियम कहते हैं। बछड़े का पहला आमाशय 4 माह की उम्र में विकसित होता है। जब बछड़ा है वो 4 माह का हो जाता है, कितने माह का हो जाता है, 4 माह का हो जाता है, तो उसके पहले ही है जो आमाशय है वो विकसित होता है। इसलिए बछड़े को 4 माह तक अपन है उसको काफ स्टार्टर देते हैं। क्या देते हैं, काफ स्टार्टर देते हैं। जो खीस होता है, खीस में एंटीबॉडी IgG पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, IgG एंटीबॉडी है वो पाई जाती है। खीस के अंदर IgG एंटीबॉडी पाई जाती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। क्या रखती है, खीस के अंदर IgG एंटीबॉडी पाई जाती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। उसके अलावा 15 दिन की उम्र में बछड़े को मुलायम घास खिलाना है वो शुरू कर देते हैं। और बछड़े का शरीर भार होता है लगभग 25 से 45 किलो होता है। कितना होता है, बछड़े का शरीर भार होता है वो लगभग 25 से 45 किलो का होता है। उसके बाद में आरफन काप की बात करें कि आरफन काप क्या होता है, कौन सा काप, आरफन काप। आरफन काप की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो वो बछड़ा जिसकी माँ मृत्यु हो गई है उसको आरफन काप बोलते हैं। आरफन काप किसको बोलते हैं, आरफन काप उस बछड़े को बोलते हैं स्टूडेंट्स, आरफन काप। आरफन काप की मैं बात करूं स्टूडेंट की, आरफन काप क्या होता है, वह बछड़ा जिसकी माँ की है वो मृत्यु हो गई है। क्या, ऐसा बछड़ा जिसके माँ की क्या हो गई है, माँ की मृत्यु हो गई है, उस बछड़े को अपन क्या बोलते हैं, उस बछड़े को अपन आरफन काप के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं बछड़े के पालने की विधियों के बारे में, कि जो अपना काप को पालन पोषण करते हैं वो विधियां कौन सी है। तो बछड़े को पालने की 2 विधियां है, एक है सकलिंग। ये कौन सी विधि है स्टूडेंट्स, बछड़े को पालने की एक विधि है वो सकलिंग है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरी जो मेथड है वो है सकलिंग और विनिंग। कौन सी है स्टूडेंट्स, विनिंग। तो बछड़ों को पालने की 2 विधि है, एक है सकलिंग और दूसरी है विनिंग। सकलिंग के नाम से ही ध्यान पड़ता है, क्या, सकलिंग यानी साथ में रखना। क्या करना, सकलिंग यानी साथ रखना। सकलिंग का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है साथ में रखना। ये प्राकृतिक विधि है और देसी विधि है। क्या, सकलिंग विधि है ये नेचुरल विधि है और ये देसी विधि है। इसमें ये भारत में प्रचलित है और इस विधि में बछड़े को माँ के साथ में रखकर पाला जाता है। सकलिंग विधि में क्या करते हैं, बछड़े को है वो अपन माँ के साथ में रखते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बछड़े को माँ के साथ में रखकर है वो पाला जाता है। उसके बाद में बात करें तो ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। क्या, सकलिंग विधि है ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है, भारत के अंदर प्रसिद्ध है। उसके अलावा ये प्राकृतिक विधि है और देसी विधि है। सकलिंग का मतलब होता है साथ में रखकर पालना। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगली विधि है अपनी विनिंग विधि। विनिंग का मतलब होता है वियोग। विनिंग से अपन को याद रखना वियोग। जो विनिंग विधि है वियोग होता है इसमें, यानी कि बछड़े को माँ से अलग रखकर पाला जाता है। विनिंग विधि में क्या करते हैं, बछड़े को माँ से वो अलग रखकर है वो पालते हैं अपन। इस विधि में माँ से बछड़े को 24 से 48 घंटे बाद में वो अलग करके पाला जाता है। कितने घंटे बाद में, 24 से 48 घंटे बाद में बछड़े को क्या करते हैं, बछड़े को माँ से वो 24 से 48 घंटे में अपन अलग रख कर है वो पालते हैं। और यह विधि है एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, ये एक साइंटिफिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। ये एक साइंटिफिक विधि है, बछड़ों को पालने की वैज्ञानिक विधि है। जन्म के तुरंत पश्चात वो अलग कर देना जीरो विनिंग कहलाता है। अगर बछड़े को जन्म के 24 से 48 घंटे बाद में अलग करते हैं अपन तो उसको विनिंग बोलते हैं। और जन्म के तुरंत पश्चात बछड़े को माँ से अलग कर देना जीरो विनिंग कहलाता है। विदेशी गायों में अपनाना और भैंसों में अपनाना कठिन होता है। जो विदेशी गाय होती है, विदेशी गायों के अंदर विनिंग विधि अपनाना बहुत ही आसान होता है, जबकि भैंसों के अंदर विनिंग विधि अपनाना बहुत ही कठिन होता है। पशुओं का ब्याज अंतराल कम हो किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पशुओं का ब्याज अंतराल कम करने के लिए अपन है वो विनिंग विधि से अपनाते हैं। सामान्य ब्याज काल होता है वो 16 से 18 माह का होता है और कम किया हुआ ब्याज काल 13 से 14 माह का होता है। अब अपन बात करते हैं अगला स्टूडेंट्स पशुओं के आहार प्रबंधन की। किसकी बात करेंगे अपन, पशुओं के आहार की बात करेंगे कि आहार क्या होता है। तो पशुओं को 24 घंटे में खाने के लिए दिया गया भोज्य पदार्थ आहार कहलाता है। आहार क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पशुओं को अपन है वो 24 घंटे में खाने के लिए जो भोज्य पदार्थ देते हैं, कितने घंटों में, 24 घंटे के अंदर खाने के लिए जो भोज्य पदार्थ देते हैं पशुओं को, उसको अपन है वो आहार कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में तथा उचित अनुपात में उपलब्ध हो उसको संतुलित आहार या बैलेंस्ड राशन कहते हैं। बैलेंस्ड राशन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि बैलेंस्ड राशन क्या होता है, तो बैलेंस्ड राशन ऐसा आहार होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में एवं संतुलित अनुपात में उपस्थित होते हैं, उसको अपन संतुलित आहार या बैलेंस्ड भोजन के नाम से जानते हैं, बैलेंस्ड राशन के नाम से जानते हैं।
और पशुओं को जो भी 24 घंटे में खाने के लिए दिया जाता है उसको अपने वो क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं, राशन बोलते हैं। ऐसा आहार जो पशुओं को स्वस्थ तथा शरीर के तापमान और भार को यथावत बनाए रखने हेतु दिया जाता है उसको जीवन निर्वाह आहार या लाइफ मेंटेनेंस राशन कहते हैं। लाइफ मेंटेनेंस राशन क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइफ मेंटेनेंस राशन LMR, लाइफ मेंटेनेंस राशन वह राशन होता है जो पशुओं को स्वस्थ रखने, पशुओं के शरीर का तापमान यथावत रखने, पशुओं के शरीर का भार यथावत रखने के लिए जो है दिया जाता है उसको अपन लाइफ मेंटेनेंस आहार या जीवन निर्वाह आहार के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है ऐसा आहार जो पशुओं को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों हेतु दिया जाता है उसको अपन उत्पादन आहार या प्रोडक्शन राशन बोलते हैं, PR। प्रोडक्शन राशन की मैं बात करूं तो प्रोडक्शन राशन क्या होता है? ऐसा आहार जो पशुओं को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त कोई उत्पादन कार्य के लिए दिया जाता है, जैसे दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन या ऊन उत्पादन हेतु दिया जाता है, फिर प्रजनन कार्य के लिए दिया जाता है, उसको अपन प्रोडक्शन राशन बोलते हैं, उत्पादन आहार कहते हैं। फिर आता है गाय और बैल को 100 किलो शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम तथा भैंस को 100 किलो शरीर भार पर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। क्या होता है? जो गाय होती है, गाय या जो बैल होता है उसको 100 किलोग्राम पर है अपन को 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। और मैं अगर भैंस की बात करूं स्टूडेंट्स तो भैंस को है 100 किलोग्राम शरीर भार पर है वो 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। गाय को 3 लीटर दूध तथा भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। क्या होता है? जो गाय का अगर 3 लीटर दूध होता है, कितना? गाय का 3 लीटर दूध और भैंस का 2.5 लीटर दूध होता है, तो इसके 3 लीटर दूध और 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर है अपन को 1 किलोग्राम है शुष्क दाना देना चाहिए। क्या देना चाहिए? 1 किलोग्राम गाय को और भैंस को दाना देना चाहिए। अगर गाय का दूध 3 लीटर है तो 1 किलोग्राम और भैंस का 2.5 लीटर है तो 1 किलोग्राम अपन को दाना देना चाहिए। उसके बाद में बात करें अगर अपन तो प्रजनन में काम आने वाले नर सांड को 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। जो नर सांड प्रजनन के लिए कार्य करता है उसको अपने 2 किलोग्राम दाना है वो प्रतिदिन देते हैं। ज्ञापिन गाय को 1 से 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। ऐसी गाय जो ज्ञापिन गाय है, जो ब्याने वाली गाय होती है, उनको 1 से 2 किलोग्राम दाना है वो प्रतिदिन देना चाहिए। पशुओं को 30 किलोग्राम साधारण नमक है वो प्रतिदिन देना चाहिए। जो पशु होते हैं इन पशुओं को 30 किलोग्राम, कितना? 30 किलोग्राम नहीं, 30 ग्राम में वो साधारण नमक है वो प्रतिदिन देना चाहिए। और अगर मैं बात करूं फादर ऑफ न्यूट्रिशन यानी फादर ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो है एंटोनी लॉरेंट लेविसायर। कौन है फादर ऑफ न्यूट्रिशन? है वो है एंटोनी लॉरेंट लेविसायर। अब अपन बात करते हैं चारा का संरक्षण। चारे का संरक्षण है वो 4 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? चारे का संरक्षण स्टूडेंट्स 4 प्रकार से करते हैं। पहला है साइलेज। साइलेज एक हरा चारा है। कैसा है? साइलेज। साइलेज एक हरा चारा है। कैसा चारा है स्टूडेंट? साइलेज हरा चारा है। ये सूखा चारा है। लूम और पाला है ये सूखा चारा है। साइलेज है और लूम और जो पाला होते हैं ये 4 प्रकार से चारा का संरक्षण किया जाता है। इसमें जो साइलेज है ये हरा चारे के रूप में संरक्षण करते हैं। ये लूम तथा पाले का है अपन शुष्क चारे के रूप में वो स्टूडेंट संरक्षण करते हैं। अब अपन बात करते हैं साइलेज की कि साइलेज को किस प्रकार से बनाते हैं। फसल को हरी अवस्था में काट कर वायु रहित स्थान पर भंडारित किया गया हरा चारा साइलेज कहलाता है। फसल को क्या करते हैं अपन? हरी अवस्था में काट देते हैं। फसल को हरी अवस्था में काट कर उसको वायु रहित स्थानों पर है वो अपन भंडारित कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साइलेज बोलते हैं। साइलेज की मैं बात करूं तो साइलेज में नमी की मात्रा 60% होती है। साइलेज में जो नमी होती है, नमी कितनी होती है? 60% होती है। साइलेज के अंदर शुष्क पदार्थ 30 से 50% होता है। कितना होता है? साइलेज के अंदर शुष्क पदार्थ 30 से 50% होता है। साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है। कितना होता है? 3.5 से 4.2 होता है। साइलेज का जो पीएच मान होता है वो 3.5 से 4.2 होता है। साइलेज के लिए जो उपयुक्त फसल होती है वो मक्का होती है। कौन सी होती है? मक्का होती है। उसके अलावा ज्वार भी है, साइलेज के लिए फसल है। साइलेज के समय होता है, साइलेज वह 3 माह के अंदर है वो तैयार हो जाता है। कितने माह में? 3 माह के अंदर तैयार हो जाता है, यानी 12 सप्ताह। साइलेज का रंग होता है वो हरा चमकदार रंग होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? साइलेज का रंग होता है वो हरा चमकदार होता है। उसके बाद में अपन बात करें तो साइलेज एक किण्वित पदार्थ है। कैसा है? साइलेज एक किण्वित पदार्थ है। साइलेज बनाने की क्रिया को साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। यह भी अपन को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स
कि जो साइलेज बनाने की प्रक्रिया होती है, साइलेज बनाने की प्रक्रिया को साइलोइंग या इन साइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइलेज बनाने की प्रक्रिया को साइलोइंग या इन साइलिंग के नाम से जाना जाता है। साइलेज बनाने वाली फसलों में 30 से 40% से अधिक शुष्क पदार्थ नहीं होना चाहिए। अपन को ये ध्यान रखना है, जिन फसलों से अपन साइलेज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? जिन फसलों से अपन साइलेज बना रहे हैं, जिन फसल से साइलेज बना रहे हैं, उनके अंदर है 30 से 40% से अधिक है वो शुष्क पदार्थ नहीं होना चाहिए। क्या साइलेज के अंदर 30 से 40% से अधिक शुष्क पदार्थ नहीं होना चाहिए। और साइलेज बनाने के जो गड्ढे या बुरज होते हैं, इनको साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइलेज बनाने के जो गड्ढे होते हैं या जो बुरज होते हैं, इनको अपन साइलो कहते हैं। और साइलो बनाने की जो विधि होती है, इसको अपन इन साइलिंग या साइलोइंग के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं अच्छी साइलेज के गुण। अच्छी साइलेज के गुण क्या है? पहले है संरक्षित पौष्टिक चारा। साइलेज के अंदर क्या होता है? संरक्षित पौष्टिक चारा होता है स्टूडेंट्स, अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा इसके पीला रंग युक्त चारा होता है। साइलेज का जो रंग कैसा होता है? पीला होता है, येलो होता है। साइलेज जो है विशिष्ट सुगंध युक्त होती है। साइलेज के अंदर क्या होती है? साइलेज विशिष्ट सुगंध युक्त होता है। साइलेज के अंदर हल्का खट्टापन होता है। और साइलेज बनाने का जो उपयुक्त समय है वो है सितंबर अक्टूबर। कब है स्टूडेंट्स? सितंबर अक्टूबर। यह भी अपन को ध्यान रखना है कि साइलेज बनाने का जो उपयुक्त समय है वो साइलेज बनाने का उपयुक्त समय है वो सितंबर अक्टूबर माह में। अब बात करते हैं अपन साइलेज के प्रकार की। तो साइलेज के प्रकार की अगर बात करें तो साइलेज में जो खुशबू होती है, क्या ये अपन को ध्यान रखना है, साइलेज में खुशबू होती है। खुशबू, साइलेज के अंदर खुशबू किसके कारण होती है? साइलेज के अंदर खुशबू होती है वो ब्यूटाइरिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होता है? ब्यूटाइरिक अम्ल। ब्यूटाइरिक अम्ल। साइलेज के अंदर खुशबू किसके कारण होती है स्टूडेंट्स? साइलेज के अंदर खुशबू होती है वो ब्यूटाइरिक अम्ल के कारण होती है। मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल अधिक होता है। मीठी साइलेज के अंदर लैक्टिक अम्ल अधिक होता है और अम्लीय साइलेज के अंदर एसिटिक अम्ल अधिक होता है। अपन को ध्यान रखना है, मीठी साइलेज के अंदर लैक्टिक अम्ल अधिक होता है और अम्लीय साइलेज के अंदर एसिटिक एसिड अधिक होता है। भारत में है वो साइलेज वो गड्ढों में बनाना प्रचलित है। भारत के अंदर वर्षा कम होती है तो साइलेज को गड्ढों के अंदर बना लेते हैं। उसके बाद में बात करें अपन हे की, किसकी बात करें? हे क्या होता है? हे होता है वो सूखा चारा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? हे होता है वो सूखा चारा होता है। फसल को पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काट कर छायादार स्थानों पर सुखाकर संग्रहित किया गया चारा हे कहलाता है। फसल को अपन पुष्पन से पूर्व अवस्था में काट देते हैं, फिर उसको सुखाकर वो अपन चारा बनाते हैं, उसको हे बोलते हैं। गाँवों के अंदर पहले है वो, राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, मारवाड़ के वगैरह के अंदर है वो जो गांव बाजरा होता है, बाजरा के बाद में जो डोके होते हैं, उन डोकों को भी अपन हे के रूप में वो इकट्ठा करते थे। हे में नमी की मात्रा होती है वो 14 से 15% होती है। कितनी होती है? हे में नमी की मात्रा 14 से 15% होती है। और हे में जो शुष्क पदार्थ होता है वो 85 to 90% होता है। 85 से 90% होता है। उपयुक्त फसल होती है हे के लिए रिचका और बरसीम होती है। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? रिचका और बरसीम होती है, वो हे के लिए उपयुक्त फसल होती है। ये बनाने का जो समय लगता है वो 1 से 1.5 माह का लगता है। कितना लगता है? ये बनाने के लिए जो समय लगता है स्टूडेंट्स, ये बनाने के लिए अपन को समय लगता है वो लगभग 1 से 1.5 माह तक लगता है। हे में विटामिन डी अधिक होता है और सर्वाधिक विटामिन ए होता है। कौन सा होता है? अगर मैं सर्वाधिक विटामिन की बात करूं तो विटामिन ए होता है जो रेटिनॉल या कैरोटीनॉइड होता है, वो रेटिनॉइड या कैरोटीनॉइड विटामिन ए होता है वो ए के अंदर अधिक होता है। उसके अलावा विटामिन डी होता है जो कैल्सिफेरॉल होता है वो भी पाया जाता है। अब अपन बात करें हे के टाइप्स की, प्रकार की बात करें तो पहला हे है दलहनी हे या फलीदार हे, जिसको रिचका, बरसीम, गवार और मटर से बनाते हैं। जो दलहनी हे होता है उसको रिचका, बरसीम, गवार और मटर से बनाते हैं। इसमें कैल्शियम की सर्वाधिक तथा फास्फोरस मध्यम मात्रा में पाया जाता है। जो दलहनी हे होता है उसके अंदर कैल्शियम सर्वाधिक और फास्फोरस होता है वो मध्यम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए तथा विटामिन डी, सी, ई पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए रेटिनॉल या कैल्सिडोल होता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन ई यानी कि टोकोफेरॉल भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर होता है अपना अदलहनी हे या नॉन लेग्यूम हे। नॉन लेग्यूम हे की बात करूं तो ये चारे वाली फसलों जैसे ज्वार, घास आदि से है वो बनाया जाता है। नेपियर, दूब घास वगैरह जो चारे वाली फसलें होती है उनसे है वो नॉन लेग्यूम हे बनाया जाता है। और सूखे चारे में पोषण मान बढ़ाने के लिए चारे में 1% यूरिया से उपचारित करते हैं। जो सूखा चारा होता है, सूखे चारे में पोषण मान बढ़ाने के लिए चारे को 1% यूरिया से वो अपन उपचारित करते हैं। फिर अगला आता है मिक्स हे। मिक्स हे में क्या होता है? लेग्यूम और अलेग्यूम दोनों फसलों का हे तैयार किया जाता है।
जैसे सोयाबीन, सूडान, गवार, दूब, जई, मटर। उसके बाद में अगला आता है अनाज वाली फसलों का है। अनाज वाली फसलों के एक ही बात करूं तो गेहूं, जौ, जई, ज्वार, जो अनाज वाली फसलें होती है गेहूं, जौ, जई, ज्वार, उनके द्वारा ये जो अनाज वाली फसलों का ये बनाया जाता है। और ये बनाने की विधियों की बात करें तो पहली विधि है पंक्तियों में ये बनाना, दूसरी विधि है समतल भूमि पर ये बनाना, तीसरी विधि है तिरपाई विधि, और तिरपाई विधि है ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी है। चौथी विधि है सस्यागार शोषण विधि, ये यांत्रिक विधि से गर्म हवा द्वारा इसमें फसल को सुखाया जाता है। क्या यांत्रिक विधि से गर्म हवा द्वारा फसल को सुखाया जाता है। अगली है ढेरी या हेप विधि। ढेरी या हेप विधि में ये बनाने की जो सबसे प्रचलित विधि है, क्या ढेरी या हेप विधि है जो ये बनाने की सबसे प्रचलित विधि है। फिर लौंग या लौंग की बात करूं तो खेजड़ी की सूखी पत्तियां होती है उसको अपन लौंग कहते हैं। और जो जड़बेड़ी होती है, देसी बेर बोलते हैं अपन जिसको, जड़बेड़ी की सूखी पत्तियां अपने पाला कहलाती है। अपन गांव में कहो पाला, जो जड़बेड़ी की सूखी पत्तियां होती है उसको अपन पाला बोलते हैं। लौंग तथा प्रोटीन युक्त चारे होते हैं, इन्हें अकाल का चारा भी कहते हैं। लौंग और जो पाला होते हैं, क्या लौंग तथा पाला, लौंग और जो पाला होते हैं ये प्रोटीन युक्त चारे होते हैं, इसको अपन अकाल का चारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अकाल का चारा। ट्यूशन आ जाए कि अकाल का चारा किसे कहते हैं, तो अकाल का चारा लौंग और प्रोटीन को कहते हैं। अब बात करते हैं पशुओं हेतु खाद्य खलियां कौन कौन सी है। तो पशुओं हेतु खाद्य खलियों की मैं बात करूं तो कपास, कुसुम, सरसों और तिल की मूंगफली। कपास, कुसुम, सरसों, तिल और मूंगफली। क्या स्टूडेंट्स? कपास, कुसुम, सरसों, तिल और मूंगफली की जो खलियां होती है ये खाद्य खलियां होती है। और जो अखाद्य खलियां होती है ये नीम, अलसी, अरंडी और महुआ की होती है। कौन सी होती है? नीम, अलसी, अरंडी और महुआ की होती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है वो 0.5 से 5% होता है, फास्फोरस 0.25% और पोटेशियम 0.5% होता है। ये तो अपने कहाँ काम आएगा? सोयल साइंस के अंदर काम आ जाएगा। जो सोयल साइंस है ना, फर्टिलाइजर सोयल, उसके अंदर काम आ जाएगा कि गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.25% फास्फोरस और 0.5% पोटेशियम होता है। तिल में नाइट्रोजन 6.2% होता है, कुसुम में 7.9% होता है। ये एक अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा जई एक ऐसी फसल है जिसको हे तथा छाइले दोनों बनाए जाते हैं। क्या जई एक ऐसी फसल है जिसके द्वारा हे भी बनाया जाता है और साइलेज भी बनाया जाता है। जई एक अदलहनी फसल है जिसे रबी में हरे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। जई क्या है? जई एक अदलहनी फसल है जिसको अपन रबी में हरे चारे के रूप में उपयोग करते हैं। एक गाभिन गाय को लगभग 550 ग्राम दाना है वो प्रतिदिन देना चाहिए। क्या? जो एक गाभिन गाय होती है, जो गाय ब्याने वाली होती है, उसको लगभग 550 ग्राम दाना है वो प्रतिदिन देना चाहिए। एक गाय के दाना में 15 से 17% प्रोटीन तथा 68 से 72% TDN होना चाहिए। ये अपने को है आहार का वर्गीकरण है कि चारा है, फॉडर क्रॉप्स, फिर दाना हो गया, बाटा हो गया, या फिर अपने है जो खाद्य संपूरक है जिसमें खाद्य संपूरक के रूप में अपन खनिज, लवण, विटामिन, वृद्धि हार्मोन और एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। और अगर मैं बाटा की बात करूं, दाना या बाटा की, तो उसमें CF होता है वो 18% से कम होता है। TDN होता है जो टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होता है वो 60% से अधिक होता है। और कुल आहार का 1/3 भाग है वो अपन को बाटा के रूप में देना चाहिए। चारे की अपन बात करें तो चारे के अंदर CF होता है वो 18% होता है, TDN होता है वो 60% से क्या होता है स्टूडेंट्स कम होता है। और कुल जो आहार होता है उसका 2/3 भाग है वो अपन को चारे के रूप में देना चाहिए। चारा भी दो प्रकार का होता है, सूखा चारा और हरा चारा। सूखा चारा की मैं बात करूं तो सूखा चारा भी दो प्रकार का होता है, दलहनी और अदलहनी। हरा चारा भी दो प्रकार का होता है, दलहनी और अदलहनी। दलहनी सूखे चारे में रिचका, बरसी, मूंग, मटर ये आते हैं। और अदलहनी के अंदर गेहूं, जौ, जई, बाजरा, मक्का, जई, ज्वार ये है जो आते हैं। उसके बाद में अपना आता है दाने का वर्गीकरण। दाने के वर्गीकरण की मैं बात करूं तो प्रोटीन युक्त दाना और कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना। प्रोटीन युक्त दाने में DCP होता है जो सुपाच्य कच्चा प्रोटीन होता है वो 18% से अधिक होता है। क्या होता है? 18% से अधिक होता है। डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रोटीन वो 18% से अधिक होता है। पशु जनित में है रक्त चूर्ण, हड्डी चूर्ण ये आते हैं। और जो वनस्पति जनित होते हैं इसमें खाद्य खलियां, बिनोला की खलियां, मूंगफली की खलियां ये आती है। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना होता है
उसमें डीसीपी होता है वो 18% से कम होता है। पूर्ण दाना और खाद्य उत्पादक होते हैं जो उनके रूप में अपन काम में लेते हैं। यह हो गया अपना आहार प्रबंधन। अब अपन बात करते हैं कि खाली पेट में फलीदार हरे चारे खिलाने से आपरे की संभावना अधिक हो जाती है। पशुओं को अगर अपन खाली पेट के अंदर फलीदार हरा चारा खिलाएंगे, लेग्यूम हरा चारा खिलाएंगे, तो उनमें आपरे की संभावना अधिक हो जाती है। सीएफ का मतलब होता है क्रूड फाइबर या कच्चा रेशा। टीडीएन का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट यानी कि कुल पाचक पोषक। उसके अलावा डीसीपी होता है जो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होता है यानी कि पचनीय प्रोटीन पाचक होता है। कड़वी में बात करूं तो मोटे दाने वाले जो चारे होता है उसको अपन कड़वी बोलते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, ये अपन बात कर ली। अब अपन बात करेंगे पशुओं में आवास प्रबंधन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? हाउसिंग मैनेजमेंट की है वो अपन बात करने वाले हैं। आवास प्रबंधन की है वो पशुओं के अंदर अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन स्टूडेंट्स? पशुओं के अंदर आवास प्रबंधन यानी हाउसिंग मैनेजमेंट। पशुओं के आवास की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो आवास की जो लंबाई है वो अपन को उत्तर दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। कौन सी दिशा में रखनी चाहिए? आवास की लंबाई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। और जो चौड़ाई है वो स्टूडेंट्स, चौड़ाई अपन को पूर्व पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। कौन सी दिशा में रखनी चाहिए? जो पूर्व पश्चिम दिशा है उसके अंदर चौड़ाई रखनी चाहिए। अपन बात करें खुला पशु आवास, और दूसरी विधि है बंद पशु आवास। खुला पशु आवास की बात करें स्टूडेंट्स, तो इस विधि में 2/3 भाग है वो खुला रखा जाता है। कितना भाग? 2/3 भाग होता है स्टूडेंट्स, वो खुला रखा जाता है। इस पशु जो खुला आवास विधि है इसके अंदर है वो 2/3 भाग है वो खुला रखा जाता है, तथा 1/2 भाग 1/3 भाग है वो छायादार बनाया जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। और जो खुला पशु आवास विधि है ये राजस्थान के लिए उपयुक्त है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। क्या राजस्थान के लिए उपयुक्त है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। दूसरी विधि है ये बंद आवास विधि है। कौन सी है स्टूडेंट्स? बंद आवास विधि। बंद आवास विधि की बात करें तो शहरी क्षेत्रों के अंदर प्रचलित है। पशुओं के जो बांधने का आवास का जो बंद आवास विधि में जो पशुओं के बांधने का स्थान है उसको अपन स्टेचिंग बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टेचिंग बॉन्ड कहते हैं। बंद आवास विधि है ये शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। ये 2 प्रकार की होती है। बंद आवास विधि होती है 2 प्रकार की होती है, एकल पंक्ति विधि और द्विपंक्ति विधि। एकल पंक्ति विधि होती है ये 8 से 10 पशुओं के लिए है वो उपयोगी होती है। कितने पशुओं के लिए? एकल पंक्ति विधि होती है वो 8 से 10 पशुओं के लिए उपयुक्त होती है। और जो द्विपंक्ति विधि होती है ये 80 से 100 पशुओं के लिए उपयुक्त होती है। कितने पशुओं के लिए? 80 से 100 पशुओं के लिए है जो द्विपंक्ति विधि उपयुक्त होती है। द्विपंक्ति विधि भी 2 प्रकार की होती है, मुंह से मुंह या फेस टू फेस विधि। यह विधि होती है, इस विधि में श्वसन संबंधी और संक्रामक रोगों की संभावना बढ़ जाती है। अगर अपन फेस टू फेस विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें संक्रमण संबंधी जो बीमारियां होती है उनका संभावना बढ़ जाती है। दूसरी विधि है टेल टू टेल विधि, और इसके लिए जो पशुओं के प्रबंधन की या पशुओं के आवास की सबसे उपयुक्त विधि है टेल टू टेल विधि। गाय और भैंस का आवाज होता है वो शेड कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? गाय और भैंस का आवाज शेड कहलाता है। भेड़ और बकरी का आवाज होता है वो फैन कहलाता है। जो भेड़ और बकरी होती है, भेड़ और बकरी का आवाज फैन कहलाता है। सुअर का आवाज स्टे कहलाता है। सुअर का आवाज क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? स्टे कहलाता है। और जो घोड़े का आवाज होता है वो स्टेबल कहलाता है। अब पशुओं का चारा खिलाने या पानी पिलाने का जो यंत्र होता है उसको अपन नाद या मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाद या मेजर। जो नाद या मेजर होता है वो पशुओं को चारा खिलाने या पानी पिलाने का जो यंत्र होता है, यहाँ पे जो बर्तन होता है जिसके अंदर अपन पशुओं को चारा खिलाते हैं या फिर दाना पानी वगैरह पिलाते हैं उसको अपन नाद या मेजर बोलते हैं। और इसका आकार होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.8 से 1 मीटर का है वो नाद या मेजर होना चाहिए। बीमार पशुओं के रखने का स्थान होता है उसको अपन आइसोलेशन बॉक्स कहते हैं। बीमार पशुओं के रखने का आवास क्या होगा? आइसोलेशन बॉक्स। क्या हो गया स्टूडेंट्स? आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन बॉक्स क्या होता है? जिसके अंतर्गत अपन बीमार पशुओं को रखते हैं, और इसका जो आकार होता है वो लगभग 150 वर्ग फीट का होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? लगभग 150 वर्ग फीट का होता है वो अपने आइसोलेशन बॉक्स होता है। और काविंग बॉक्स का आकार होता है वो 100 से 150 मीटर स्क्वायर का होता है। कितना होता है? काविंग बॉक्स का आकार 100 से 150 मीटर स्क्वायर का होता है। 100 से 150 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में बात करें अपन मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में बदलने के लिए 10.7 से 4 से अपन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो वाह। उसके बाद में अपन देखते हैं पशुओं में आवास की आवश्यकता। जो पशु होते हैं उनके खुले आवास कितनी आवश्यकता रहती है, बंद आवास की कितनी आवश्यकता रहती है? तो गाय के लिए खुले आवास की आवश्यकता रहती है 80 से
100 वर्ग फीट की। गाय के लिए कितनी रहती है? 80 से 100 वर्ग फीट की रहती है। और अगर अपन बात करें बंद आवास में, तो 7.4 से 9.2 वर्ग मीटर की वो आवश्यकता रहती है। ये वर्ग फीट के अंदर दे रखा है, ये फीट के अंदर दे रखा है, ये वर्ग मीटर के अंदर दे रखा है। उसी प्रकार बंद पशुओं में वर्ग फीट और वर्ग मीटर है वो अलग अलग दे रखा है। भैंस के लिए आवास है 80 से 100 फीट खुला आवास, और 25 से 35 फीट होता है वो स्टेट्स बंद आवास होता है। गाय के लिए 180 से 200 फीट होता है। ज्ञापिन गाय के लिए, कौन सी गाय? जो ज्ञापिन गाय होती है उसके लिए 180 से 200 फीट होता है खुला आवास, और 100 से 120 फीट होता है वो होता है बंद आवास का आकार। सांड की अपन बात करें तो 200 से 250 फीट खुला आवास आकाश। जो खुला आवास होता है वो 200 से 250 फीट का, और जो बंद आवास होता है वो 120 से 140 फीट का होता है। बंद कर। उसके बाद में अपन बात करें गाय या भैंस के जो बढ़वार तक होते हैं वो उनको 50 से 60 फीट तक खुला आवास रखते हैं, और 15 से 20 फीट तक क्या है वो बंद स्थान है, बंद आवास रखते हैं। और अपन बात करें भेड़ की, स्टूडेंट्स भेड़ की बात करें तो भेड़ में 12 से 16 फीट आकार का है वो अपन खुला आवास रखते हैं। और बकरी की बात करें तो बकरी में 20 फीट जो गर्भित बकरी होती है उनके लिए रखते हैं। ये हो गया इनके आवास कितना रखते हैं। अब अपन बात करते हैं जो पशु शेड होते हैं, पशु शेड की जो ऊंचाई रखते हैं अपन वो 175 से 220 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? पशु शेड की ऊंचाई रखते हैं अपन 175 से है वो लगभग 220 मीटर की है वो रखते हैं। उसके बाद में और अपन आगे बात करें तो अगला अपन बात करेंगे अंडे की संरचना के बारे में। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? अंडे की संरचना के बारे में वो अपन बात करने वाले हैं। अंडे की संरचना, अब अपन बात करेंगे अंडे की संरचना। जो मुर्गियों का अंडा होता है उसकी बात करेंगे। तो अंडे की संरचना के अंदर पहला पार्ट आता है वो अपना आता है सेल या कवच, जो सबसे बाहरी भाग होता है। अंडे का सबसे बाहरी भाग होता है उसको सेल या कवच कहते हैं। इसका रंग होता है वो मुर्गी की नस्ल के अनुसार सफेद या भूरा हो सकता है। इसमें 600 से 800 गोल छिद्र होते हैं। जो कवच होता है उसके अंदर 600 से 800 गोल छिद्र होते हैं जो नमी तथा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कवच मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कवच होता है वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। और कवच के जो कार्य होता है वो आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। उसके बाद में आता है अगला कवच झिल्ली। कवच झिल्ली की मैं बात करूं तो कवच के अंदर 2 पतली झिल्ली होती है, एक तो बाह्य पतली झिल्ली और एक होती है आंतरिक पतली झिल्ली। कवच को मजबूती प्रदान करने तथा भ्रूण को कैल्शियम उपलब्ध कराने का कार्य करती है। कवच झिल्ली होती है यह कवच को मजबूती प्रदान करने और भ्रूण को कैल्शियम प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद में अंडे की सफेदी या जो सफेदक होता है जिसको अपन एल्बुमिन कहते हैं, इसके अंदर 3 पतली परत होती है। बाह्य पतली परत सफेदी, गाढ़ी सफेदी, आंतरिक पतली परत सफेदी होती है। इसका कार्य होता है अंडे का सफेदक भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने तथा पोषण देने का कार्य करता है। जो अंडे का सफेदक होता है वो भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने और पोषण देने का कार्य करता है। उसके अलावा बात करें तो तीसरा जो चौथा पार्ट होता है अंडे का वो होता है सफेदक या रज्जु। ये गाढ़ा सफेदक या अंडे का जो भाग होता है सफेद रज्जुओं के रूप में बना होता है, जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य करता है। अब अपन पढ़ते हैं एग योग। ये अपना मुख्य पार्ट होता है एग योग। एग योग अंडे के मध्य में स्थित हल्के पीले रंग की पित्तक झिल्ली से घिरा रहता है। जो अंडे के मध्य में स्थित हल्के पीले रंग का जो पित्तक झिल्ली से घिरा रहता है एग योग, ये गोलाकार अथवा चपटा होता है। जर्दी के ऊपर एक बिंदु जैसी संरचना होती है जिसको अपन अंडाणु कहते हैं। ब्लास्टोडर्म अउर्वरक अंडों में जर्म स्पॉट होता है। जो अंडाणु या ब्लास्टोडर्म होता है यह जर्दी के ऊपर एक बिंदु जैसी संरचना होती है। ब्लास्टोडर्म होता है जो अउर्वरक अंडे होते हैं उसमें जर्म स्पॉट होता है, तथा जो उर्वरक अंडे होते हैं उसमें वो जर्म डिस्क कहलाती है। अउर्वरक अंडों के जो ब्लास्टोडर्म होती है वो उसको अपन जर्म स्पॉट कहते हैं, तथा उर्वर अंडों की जो ब्लास्टोडर्म होती है उसको अपन जर्म डिस्क के नाम से जानते हैं। फिर जर्दी में प्रोटीन तथा वसा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जो जर्दी होती है जर्दी में प्रोटीन और वसा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो भ्रूण को बचाने और पोषण देने का कार्य करते हैं। फिर अंडे का पीलापन जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? अंडे का जो पीलापन होता है, अंडे का पीलापन होता है, अंडे का पीलापन जेंथोफिल वर्ण के कारण होता है। कौन से वर्ण के कारण होता है? जेंथोफिल वर्ण के कारण होता है। फिर अंडे के प्रमुख अवयव, अंडे में जल होता है वो 66% होता है, प्रोटीन 11% होती है 11.8,
वसा होती है 11.1% होती है, और खनिज लवण होता है वो अंडे में 10.07% होता है। अगर मैं बात करूं तत्व परसेंटेज में, तो अंडे का संवेदक 58% होता है, अंडे का जर्दी होता है 31% होता है, और अंडे का जो कवच होता है वो 11% होता है। उसके बाद में अपन बात करें ग्राम में, तो अंडे का संवेदक 34 ग्राम का होता है, और जो अंडे की जर्दी होती है वो 18 ग्राम की होती है। अब अपन बात करते हैं मुर्गियों में आवास प्रणाली की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? मुर्गियों के अंदर आवास प्रणाली। तो मुर्गियों में जो आवास होता है वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार का होता है। घर के पीछे मुर्गी पालन या बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम, विस्तृत मुर्गी पालन या एक्सटेंसिव सिस्टम। तीसरा होता है वो अर्ध संघन प्रणाली या सेमी इंसेंटिव सिस्टम, और चौथी होती है इंसेंटिव सिस्टम या सघन प्रणाली। इसमें अपन पहला पढ़ेंगे बैकयार्ड पोल्ट्री। बैकयार्ड पोल्ट्री में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है वो 5 से 7 मुर्गियों का घर के अंदर ये पालन पोषण करता है। विस्तृत भू प्रणाली या जो एक्सटेंसिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, मुर्गियों को रखने हेतु खुला चारण क्षेत्र होता है। एक्सटेंसिव सिस्टम के अंदर मुर्गियों को रखने हेतु खुला चारण सिस्टम होता है, और जहां पर पक्षी है वो बिना नियंत्रण के घास के मैदानों में घूमते रहते हैं। इनको रात्रि विश्राम हेतु रहन बसेरा होता है, जिसको मुर्गी घर बनाया जाता है, और 1 हेक्टेयर में 125 से 250 मुर्गियां रखी जाती है। कितने रखते हैं? 1 हेक्टेयर में 125 से लगभग 250 मुर्गियां वो रखते हैं। फिर अगला आता है अर्ध सघन प्रणाली या सेमी इंसेक्टिव सिस्टम। अर्ध सघन प्रणाली भी अलग अलग होती है, जिसमें पहली है पोल्ट्री घेरा प्रणाली। इस प्रणाली में पक्षी दिन में खुले में घूमते हैं और रात को मुर्गी घर के अंदर चले जाते हैं। 50 पक्षी होने पर है वो 200 वर्ग फीट प्रति पक्षी है वो अपन आवास रखते हैं, और जो अधिक पक्षी होते हैं तो अपन 160 वर्ग फीट है वो प्रति पक्षी आवास रखते हैं। फिर है उठाऊ मकान प्रणाली। यह मकान प्रणाली में मुर्गी घर तथा विचरण स्थान एक ही साथ होते हैं। जो उठाऊ मकान प्रणाली होती है इसमें मुर्गी घर और विचरण स्थल होते हैं वो एक साथ में होते हैं। स्थान रखते हैं वो अपन 5 वर्ग फीट प्रति पक्षी रखते हैं। मकान का आकार रखते हैं 20 × 25 20 × 5 फीट रखते हैं वो 18 से 20 मुर्गियों के लिए रखते हैं। फिर अगली अपनी जो विधि आती है वो आती है सघन आवास प्रणाली। इंटेंसिव सिस्टम होती है। इसमें पहली है पिंजराकरण प्रणाली, जिसको अपन बाउंड्री सिस्टम या केज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये लेयर्स के लिए उपयुक्त होती है। जो लेयर्स होती है अंडे देने वाली मुर्गियां होती है उनके लिए पिंजराकरण प्रणाली होती है सबसे उपयुक्त होती है। इस प्रणाली में पक्षियों को पालने हेतु जालीदार पिंजरे का उपयोग किया जाता है, और एक पक्षी के लिए पिंजरे का आकार रखते हैं अपन 25 × 45 सेंटीमीटर। कितना रखते हैं? 25 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और एक या 3 पक्षियों को है वो एक साथ में रखा जाता है। अगली है डीप लिटर सिस्टम या गहरी बिछावनी प्रणाली। मुर्गी घर में बिछावन होता है उसको अपन लिटर बोलते हैं, डीप लिटर सिस्टम। इसमें गेहूं का भूसा, धान का पुआ, लकड़ी का बुरादा तथा सूखी पत्तियां आदि है वो नीचे बिछा दी जाती है, और जो बिछावन की मोटाई है वो 6 इंच रखते हैं, और आवास की जो बाहरी दीवारों की ऊंचाई होती है वो 4 फीट रखते हैं। कितने रखते हैं स्टूडेंट्स? 4 फीट रखते हैं। व्यावसायिक स्तर पर उपयुक्त विधि है। आवास के आकार की मैं अगर बात करूं तो आवास का आकार अपन रखते हैं इसमें डीप लिटर सिस्टम में 100 पक्षियों के लिए आकार होता है वो होता है 20 बाई 15 बाई 10 फीट का। उसी प्रकार 200, 500 और 1000 पक्षियों का आकार दिया हुआ है, वो आप देख लेना। फिर है अगली है तार फर्श वाला घर प्रणाली या फिर वायर फ्लोर सिस्टम। तार फर्श वाला घर प्रणाली या जो वायर फ्लोर सिस्टम होता है इसमें गहरी जो प्रणाली गहरी बिछावन प्रणाली है। गहरी बिछावन प्रणाली और मुर्गी घर प्रणाली दोनों का मेल जोल विकसन होता है, और 50 मुर्गियों के लिए आकार रखते हैं वो 3 वर्ग फीट प्रति पक्षी रखते हैं, और इससे अधिक होने पर 2 वर्ग फीट प्रति पक्षी रखते हैं। अगली विधि है अपनी स्ट्रो यार्ड सिस्टम। कौन सी विधि है स्टूडेंट्स? स्ट्रो यार्ड सिस्टम। पोल्ट्री घेरा प्रणाली तथा गहरी बिछाली प्रणाली की मेल से बनी है पोल्ट्री यार्ड सिस्टम। अब अपन बात करते हैं मुर्गियों में आहार की। मुर्गियों के अगर फीडिंग की बात करें तो मुर्गी पालन व्यवसाय में 60 से जो 70% खर्चा होता है वो आहार पर होता है। अगर मुर्गी पालन में जो कुल खर्चा होता है उसमें से 60 से 70% खर्चा किस पर होता है? मुर्गियों के आहार पर होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है वो 70 से 80% देना चाहिए आहार में। प्रोटीन 10 से 20% अपन देते हैं। वसा 2 से 5%, और विटामिन और वसा होती है वो 0.6 से 1.2% है वो देते रहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने स्टूडेंट्स लगभग जो जनरल अपनी एनिमल हस्बेंड्री है वो सारी है वो क्लियर कर दी है।
अब अपन के पढ़ने हैं पशुओं के रोग और पशुओं की नस्लें। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? अब अपन बात करेंगे पशुओं के रोगों के बारे में। पशुओं के रोग यानी कि जो अपने पशु प्रबंधन है, पशु प्रबंधन पशुओं के रोग पढ़ेंगे। उसके अलावा उसके और अपन पढ़ेंगे वो टीकाकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैक्सीनेशन या टीकाकरण। टीकाकरण का जो शेड्यूल है, टीकाकरण शेड्यूल के बारे में अपन बात करेंगे। रोग पढ़ेंगे, टीकाकरण पढ़ेंगे, उसके अलावा जो नस्लें हैं वो पढ़ेंगे। यह तो हो गए अपने पशुओं के। उसके अलावा मुर्गियों के रोग पढ़ेंगे। मुर्गियों के रोग, मुर्गियों की प्रमुख नस्लें और मुर्गियों के प्रमुख जो टीकाकरण शेड्यूल है उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो बात करेंगे। फिर आज की क्लास है वो अपनी अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका जो पार्ट 2 है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। जल्दी है वो कल अपन अपलोड कर देंगे। मुझे आशा है कि जो आज की अपनी क्लास हुई है ये आपकी बहुत ही शानदार क्लास रही होगी। अगर कोई भी आपको चीज़ इसमें समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता दें। क्लास का रिव्यू आप ज़रूर देना कमेंट करके कि कैसी लगी। अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक है वो शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।